तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी से। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। दोस्तों कंजर्वेटिव फोर्स किसको बोलते हैं? ऐसा फोर्स जिसका वर्क पाथ से इंडिपेंडेंट है। यदि आप ऐसे फोर्स की प्रेजेंस में एक ऑब्जेक्ट को ए से बी पे लेके जा रहे हैं तो किस पाथ के थ्रू लेके जा रहे हैं वर्क उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, वर्क सारे पाथ्स के लिए सेम आ रहा है, तो हम बोलेंगे कि हमारा जो फोर्स है वो कंजर्वेटिव है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है ना? तो ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है। इन फोर्सेज में के इन्फ्लुएंस में यदि एक ऑब्जेक्ट ए से बी पे जाएगी तो जो वर्क होगा वो पाथ से इंडिपेंडेंट होगा। कंजर्वेटिव फोर्स का हमेशा एक राउंड ट्रिप में जो वर्क होगा वो जीरो होगा। और कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए वी कैन डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी स्टेट फंक्शन है और कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क जो है वो भी स्टेट फंक्शन है, केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करेगा, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। Since electrostatic force is a conservative force, so we can define potential energy corresponding to this force. तो यहां पे फिगर में देखिए जैसे Q1, Q2, Q3, Q4 चार्जेस हैं। इन चार्जेस के फील्ड में हम एक दूसरे पॉइंट चार्ज Q को पॉइंट R से पॉइंट P पर लेकर आ रहे हैं। तो हम किसी भी पाथ के थ्रू लेकर आए, इन सारे चार्जेस का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है वो वर्क सेम करेगा। क्यों? क्योंकि फील्ड कंजर्वेटिव है। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट कैसे काम आएगा? हमें एक एक्सटर्नल फील्ड दिया हुआ है और उस फील्ड में हम एक चार्ज को ए से बी, बी से सी, सी से डी पे लेके जा रहे हैं और हमसे पूछा वर्क नीडेड कितना है। तो हमें एक्चुअली पाथ को फॉलो करने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्टली पॉइंट ए और पॉइंट डी इनिशियल और फाइनल पॉइंट को देखेंगे और वर्क की डेफिनेशन से हम लोग वर्क कैलकुलेट कर लेंगे। कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क पाथ इंडिपेंडेंट होगा, केवल इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंडेंट होगा। ऑलराइट, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड, वी कैन डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू दिस फील्ड। अब पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कैसे करते हैं? देखिए हमारे पास एक चार्जेस का कॉन्फिगरेशन है, जैसे ट्राइंगल के वर्टिसेस पे पॉइंट चार्जेस अरेंज्ड है या स्क्वायर के वर्टिसेस पे पॉइंट चार्जेस अरेंज्ड है। अब इस अरेंजमेंट को हम लोगों ने मॉडिफाई कर दिया, हमने चार्जेस के बीच के गैप को चेंज कर दिया। तो इस प्रोसेस में जो चार्जेस के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो वर्क करेगा और वर्क करने पे सिस्टम में स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी। जब भी हम चार्जेस का कॉन्फ़िगरेशन ऑल्टर करेंगे तो चार्जेस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है वो वर्क करेगा और वर्क करने पे जो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की है वो चेंज होगी। तो डिफाइंड है डेल्टा यू बराबर माइनस ऑफ डब्ल्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस की डेफिनेशन है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो कि हमें ध्यान होनी चाहिए। डेल्टा यू बराबर माइनस ऑफ डब्ल्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक, डब्ल्यू को लिख सकते हैं हम लोग एफ डॉट डी एस इंटीग्रेशन। सो डेल्टा यू बराबर माइनस डब्ल्यू फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल इक्वल्स माइनस एफ डॉट डी एस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। सो दिस इज डेल्टा यू। यदि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो है, यदि हम इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन से फाइनल कॉन्फ़िगरेशन लेके जा रहे हैं और डेल्टा के जीरो है, तो हम डेल्टा यू को इन टर्म्स ऑफ डब्ल्यू एक्सटर्नल भी डिफाइन कर सकते हैं। वी से डेल्टा यू इक्वल्स डब्ल्यू एक्सटर्नल। सो इफ देयर इज नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी व्हेन द सिस्टम मूव्स फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट, देन पी चेंज इक्वल्स द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी। तो देखिए दो तरह से हम लोग डेल्टा यू को डिफाइन कर सकते हैं। डेल्टा यू इक्वल्स माइनस डब्ल्यू, ये तो हमेशा वैलिड है, एंड डेल्टा यू इक्वल्स डब्ल्यू एक्सटर्नल तभी वैलिड होगा जबकि हमारा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो है, तो डेल्टा यू बराबर डब्ल्यू एक्सटर्नल होल्ड करेगा। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस का सिस्टम है, तो इस सिस्टम की स्टोर्ड एनर्जी कितनी है? तो इस सिस्टम की स्टोर्ड एनर्जी कितनी है? इस सिस्टम में स्टोर्ड एनर्जी है के Q1 Q2 अपॉन स्मॉल आर। 2 पॉइंट पार्टिकल के सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन है के Q1 Q2 अपॉन स्मॉल आर। यदि चार्जेस का प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो फिर ऐसे केस में पोटेंशियल एनर्जी भी पॉजिटिव आएगी, और चार्जेस का प्रोडक्ट नेगेटिव है तो पोटेंशियल एनर्जी भी नेगेटिव आएगी। तो यानी कि लाइक चार्जेस के लिए पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगी और अनलाइक चार्जेस के लिए पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी। यहां इस फॉर्मूला में हम लोगों ने प्रिज्यूम किया हुआ है कि इनफाइनाइट सेपरेशन पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। हम लोगों ने लिया हुआ है कि u एट r अप्रोचेस टू इंफिनिटी इज इक्वल टू जीरो। ऑलराइट, तो जब भी हमें किसी पर्टिकुलर अरेंजमेंट में पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करनी है तो ऐसे में हमें एक रेफरेंस स्टेट लेनी होती है और उसको एक वैल्यू असाइन करनी होती है। तो पॉइंट चार्जेस के सिस्टम के लिए हम लोगों ने बच्चों रेफरेंस स्टेट कहां पे ली हुई है? इनफाइनाइट सेपरेशन पे ली हुई है, और ये प्रिज्यूम किया हुआ है कि उस इनफाइनाइट सेपरेशन पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। यदि हम रेफरेंस स्टेट कहीं और ले लेंगे और उसको कुछ और वैल्यू असाइन कर देंगे तो ऐसे में पोटेंशियल एनर्जी के फंक्शन में एक कांस्टेंट और इंट्रोड्यूस हो जाएगा, जस्ट एक प्लस कांस्टेंट और आ जाएगा। जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज कैलकुलेशन में जो हम लोग डिफरेंस लेंगे तो कांस्टेंट कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए डेल्टा यू में कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने रेफरेंस स्टेट कहां ली है और उसको कितनी वैल्यू असाइन की है। चार्जेस के कॉन्टेक्स्ट में हम लोगों ने रेफरेंस स्टेट इंफिनिटी पे ली है और उसको जीरो वैल्यू असाइन की है। ऑलराइट, सो u एट r इज k Q1 Q2 बाय स्मॉल r। ये हमारा एक फॉर्मूला आ गया पॉइंट चार्जेस के सिस्टम की पोटेंशियल लिखने का। यदि हमारे पास 2 चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी हमें लिखनी है तो ऑलराइट, पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव नेगेटिव हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं यदि हमारा सिस्टम में एक्सटर्नल वर्क जीरो है तो ऐसे केस में हम बोलेंगे सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड है। सो k प्लस यू इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो जब भी चार्जेस को रिलीज करेंगे और वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाएंगे तो ऐसे में W एक्सटर्नल जीरो है तो हम बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। तो यदि पोटेंशियल एनर्जी कम होगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी। दोस्तों जब भी हम चार्जेस को रिलीज करते हैं तो या तो वो उसी स्टेट में रहेंगे तब जबकि वो ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में है,
यदि चार्जेस ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में तो रिलीज करने पे वहीं रहेंगे. अदरवाइज दे विल टेंड टू मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल एनर्जी स्टेट टू लोअर पोटेंशियल एनर्जी स्टेट. जब भी चार्जेस को रिलीज करेंगे दे विल ऑलवेज टेंड टू मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल एनर्जी स्टेट टू लोअर पोटेंशियल एनर्जी स्टेट. और इस प्रोसेस में पोटेंशियल एनर्जी कम होगी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी. यदि हमारे पास n पार्टिकल्स का सिस्टम है तो ऐसे में हम पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखेंगे? टू पार्टिकल सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी तो हमें मालूम है k q1 q2 बाय स्मॉल r. पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है. और यदि हमारे पास n पार्टिकल्स हैं, 3 है, 4 है, 5 है, तो फिर कैसे पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे? एक बार ध्यान करो. तो ऐसे में हम क्या करेंगे? n पेयर्स बनाएंगे, है ना? कितने पेयर्स बनाएंगे? nc2 पेयर्स बनाएंगे. यदि n पार्टिकल्स हैं तो n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 इतने पेयर्स बनेंगे. हर पेयर की इंडिविजुअली पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे और उनका एल्जेब्रिक सम करेंगे. सो देयर विल बी nc2 n इंटू n माइनस 1 बाई 2 टर्म्स. हर टर्म की हम लोग इंडिविजुअल पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे और उन पोटेंशियल एनर्जी का सम करेंगे तो हमारी टोटल पोटेंशियल एनर्जी आएगी. तो फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ पे ट्राइंगल का सिस्टम है तो थ्री पार्टिकल्स हैं तो 3 पेयर्स बनेंगे, 1 2 1 3 एंड 2 3. 1 2 1 3 2 3. तो u जो होगा इस केस में u12 u13 प्लस u23 के बराबर होगा. तो u12 k q1 q2 अपॉन r12, u13 k q1 q3 अपॉन r13 एंड u23 k q2 q3 अपॉन r23. इन केस इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो तीनों टर्म सेम होगी, चार्जेस आइडेंटिकल हैं और इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो तीनों टर्म सेम होंगी. तो डायरेक्टली हम लोग लिख लेंगे 3 टाइम्स kq स्क्वायर अपॉन d हमारी एज लेंथ होगी. ऐसे हमारे पास स्क्वायर है, स्क्वायर के वर्टिसेस पे 4 पार्टिकल्स हैं. तो ऐसे में देखिए हमारे पास टोटल कितनी टर्म्स होंगी? 4 इंटू 3 बाई 2, n इंटू n माइनस 1 बाई 2. सो 4 इंटू 3 बाई 2 दैट इज नंबर ऑफ टर्म्स इज 6. तो 6 टर्म्स हमें लिखनी है. तो 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 एंड देन 3 4 ऐसे 6 टर्म्स होंगी. बट यदि प्रॉब्लम में सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है, स्क्वायर है, रेगुलर पेंटागन है, रेगुलर हेक्सागन है, यानी कि रेगुलर पॉलीगन है और चार्जेस भी आइडेंटिकल हैं, तो ऐसे केस में हम देखेंगे कितनी टर्म्स आइडेंटिकल हैं. जो टर्म्स आइडेंटिकल हैं उन टर्म्स को क्लब करके हम एक साथ लिखने की कोशिश करेंगे. तो यहां पे देखें तो स्क्वायर में देखिए सारे पार्टिकल्स आइडेंटिकल हैं और स्क्वायर है तो पॉलीगन रेगुलर है. तो ऐसे में 4 जो एडजेसेंट पार्टिकल्स के पेयर होंगे वो आइडेंटिकल होंगे. तो हमने लिखा 4 टाइम्स के क्यू स्क्वायर बाय ए. सो 4 टाइम्स के क्यू स्क्वायर बाय. और 2 डायगोनल टर्म है तो ट्वाइस ऑफ के क्यू स्क्वायर बाय रूट 2a. तो इस सिस्टम की पोटेंशियल हो गई हमारी 4 टाइम्स के क्यू स्क्वायर बाय ए, 2 टाइम्स के क्यू स्क्वायर बाय रूट 2a. ध्यान रहे किसी सिस्टम की पोटेंशियल का मतलब क्या है? उस सिस्टम में जितने भी पार्टिकल्स हैं उनको इंफिनिटी से लाकर उनकी अपनी रेस्पेक्टिव पोजीशन तक लाने में जितना इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क कर रहा है उसका नेगेटिव उस सिस्टम की पी है, या एक्सटर्नल एजेंसी को बिना चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किए इंफिनिटी से वहां तक लाने में जितना वर्क करना पड़ रहा है वो सिस्टम की पी है. मतलब सिस्टम की पी को हम लोग बोल सकते हैं u इज माइनस ऑफ डब्ल्यू ई फ्रॉम इंफिनिटी टू फाइनल स्टेट, या u ऑफ द सिस्टम इज w एक्सटर्नल फ्रॉम इंफिनिटी टू फाइनल स्टेट. बट इसके साथ हमेशा कंडीशन एसोसिएटेड रहेगी डेल्टा के बराबर 0. तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखिए पोटेंशियल एनर्जी पूरे सिस्टम के लिए अपन डिफाइन करते हैं कि भाई इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है. और मैंने बताया पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है कि रेफरेंस स्टेट विच इज इंफिनिटी वहां से पार्टिकल्स को अपन उनके रेस्पेक्टिव पोजीशंस पे लाके रख रहे हैं. तो इसमें इन पार्टिकल्स का फील्ड जितना वर्क कर रहा है उसका नेगेटिव, या जो एजेंसी पार्टिकल्स को इंफिनिटी से यहां तक लाकर रख रही है उसको जितना वर्क करना पड़ रहा है वो इस सिस्टम की पी के बराबर है. अब पोटेंशियल की बात कर रहे हैं तो किसी चार्ज कॉन्फिगरेशन का जैसे चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हर पॉइंट पे, ऐसे गिवन चार्ज कॉन्फिगरेशन का हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है. दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल्स का वेक्टर इफेक्ट है, फोर्स से रिलेटेड इफेक्ट है, और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो एनर्जी से रिलेटेड इफेक्ट है. तो हमारे पास सपोज ये कोई चार्ज कॉन्फिगरेशन है जिसमें बहुत सारे चार्जेस हैं. तो इस चार्ज कॉन्फिगरेशन का हर पॉइंट पे पोटेंशियल रहेगा. तो सबसे पहले हम पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन करेंगे. तो ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, तो ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? तो हम बोलते हैं कि हम एक टेस्ट चार्ज क्यू लेंगे. हम एक टेस्ट चार्ज क्यू लेंगे. ध्यान रहे हम क्यू का पोटेंशियल नहीं लिख रहे हैं, हम इस गिवन बॉडी का पोटेंशियल लिख रहे हैं. तो पोटेंशियल पे पहुंचने से पहले हमें पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन करना पड़ेगा. तो ये हमारा चार्ज कॉन्फिगरेशन है. हम ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन करना चाहते हैं. तो एक चार्ज पार्टिकल क्यू लीजिए, पहले उसको ए पे रखिए, गिवन सिस्टम के साथ पोटेंशियल कैलकुलेट करिए. जैसे अपने क्यूब में सेंटर पे पार्टिकल रखा था और सारे पार्टिकल्स के साथ में उसकी पोटेंशियल लिखी थी, सिमिलर मैनर में अपन क्यू को यहां रखेंगे और इस कॉन्फिगरेशन के साथ में उसकी पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे यूजिंग के क्यू Q1 अपॉन R1, के क्यू Q2 अपॉन R2 एंड सो ऑन. फिर उस क्यू को उठा के बी पे रखेंगे और फिर सिस्टम के साथ एनर्जी कैलकुलेट करेंगे. तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है VB माइनस VA दैट इज U एट B माइनस U एट A अपॉन Q. डेल्टा V इज डेल्टा U अपॉन Q. चार्ज Q को A पे रखो, सिस्टम के साथ एनर्जी कैलकुलेट करो. चार्ज Q को B पे रखो, सिस्टम के साथ एनर्जी कैलकुलेट करो. सो U एट B माइनस U एट A अपॉन Q. दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स. डेल्टा V इज डेल्टा U अपॉन Q. ये हमारा पहला फॉर्मूला हो गया. उसके बाद में सेकंड, डेल्टा U हमें मालूम है माइनस ऑफ WE के बराबर होता है. तो डेल्टा U को हम लोग लिख सकते हैं माइनस ऑफ WE अपॉन, तो ये हमारा डेल्टा V हो जाएगा माइनस ऑफ WE अपॉन Q. दैट इज आप एक Q चार्ज को A से B पे लेके जा रहे हो तो इस कॉन्फिगरेशन का फील्ड जितना वर्क कर रहा है माइनस ऑफ दैट वर्क अपॉन चार्ज मूव्ड Q इज डेल्टा V. तो ये माइनस WE अपॉन Q ये वाला फॉर्मूला हो गया. और थर्ड है चार्ज Q को कोई एक्सटर्नल एजेंसी लेके जा रही है तो वो जितना वर्क कर रही है
विदाउट चेंजिंग इन काइनेटिक एनर्जी, तो W एक्सटर्नल अपॉन Q दैट इज डेल्टा V। तो हमारे पास डेल्टा V की 3 डेफिनेशन है। देखो ये बड़ी काम की चीज है, यहां से 3 फॉर्मुलाज बनते हैं। डेल्टा V एक चार्ज कॉन्फिगरेशन का A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस देखना है, तो डेल्टा V VB माइनस VA, पहला फॉर्मुला हो गया डेल्टा U अपॉन Q, दूसरा फॉर्मुला हो गया माइनस ऑफ WE अपॉन Q, और तीसरा फॉर्मुला हो गया W एक्सटर्नल अपॉन Q। तो अब आगे के क्वेश्चंस में हमें पोटेंशियल का फॉर्मुला आता होगा, तो A और B के बीच एक चार्ज Q को A से B पे लेके जा रहे हैं, तो पोटेंशियल में चेंज कितना आएगा, हम बोलेंगे Q डेल्टा V। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कितना वर्क करेगा, माइनस Q डेल्टा V। एक्सटर्नल वर्क कितना रिक्वायर्ड होगा, प्लस Q डेल्टा V। तो ये 3 फॉर्मुलाज हो गए। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंस इन पोटेंशियल जी फॉर पर यूनिट चार्ज मूव, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय फील्ड फॉर पर यूनिट चार्ज मूव, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी फॉर पर यूनिट चार्ज मूव। यहीं पे माइनस WE, देखो WE होगा F डॉट ds, F होगा QE, तो QE डॉट ds इंटीग्रेशन, ये Q कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से आ जाएगा माइनस ऑफ E वेक्टर डॉट ds वेक्टर फ्रॉम A टू B। पोटेंशियल डिफरेंस इज माइनस E डॉट ds फ्रॉम A टू B। E है इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज कॉन्फिगरेशन का, A से B ले जाने में, माइनस E डॉट ds फ्रॉम A टू B, तो ये हमारा डेल्टा V हो गया। ओके, तो ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ये भी मैंने देखा, डेल्टा V इज माइनस ऑफ E डॉट ds। तो ये फॉर्मूला हमारे को इक्विप कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन हो तो उससे हम 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को यूज में लेके हम 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। VB माइनस VA इज माइनस ऑफ E वेक्टर डॉट ds वेक्टर फ्रॉम A टू B। अब इस फॉर्मूला के हम लोग स्पेशल केसेस देख लेते हैं सो दैट क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो। तो यदि फील्ड यूनिफॉर्म है, मतलब डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं है, तो इस फॉर्मूला को अपन इंटीग्रेशन हट जाएगा, इंटीग्रेट होके हो जाएगा माइनस E डॉट डेल्टा S। तो VB माइनस VA इज माइनस ऑफ E डॉट डेल्टा S विच इज माइनस E डेल्टा S कॉस थीटा। तो ये डेल्टा V बराबर माइनस E डेल्टा S कॉस थीटा, ये कब काम में ले लेंगे, जबकि फील्ड यूनिफॉर्म है। यही मान लीजिए हमें गिवन है x1 y1 z1 से x2 y2 z2 पे लेके जा रहे हैं, तो ये जो E डॉट डेल्टा S है ये हो जाएगा EX डेल्टा x, EY डेल्टा y, EZ डेल्टा z। तो कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में हमारा डेल्टा V हो जाएगा माइनस EX डेल्टा x, EY डेल्टा y, EZ डेल्टा z। ऑलराइट, देन यदि E हमारा R का फंक्शन दे रखा है, जैसे लॉन्ग वायर का अपने फील्ड देखा था 2k लैम्डा बाय R, जैसे अपन ने स्फीयर का फील्ड देखा था, बाहर के पॉइंट पे KQ R स्क्वायर अपॉन R कैप, अंदर के पॉइंट पे नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का KQ स्मॉल r वेक्टर अपॉन कैपिटल R क्यूब। तो जब ऐसे फील्ड रेडियल डिस्टेंस पे डिपेंडेंट है ना, तो ऐसे में पोटेंशियल डिफरेंस अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं माइनस E dr इंटीग्रेशन, E डॉट ds को अपन ब्रेक करके लिख सकते हैं E dr इंटीग्रेशन। तो जैसे इनफाइनाइट वायर के फील्ड में हमें A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है, तो हम डायरेक्ट लिख पाएंगे 2k लैम्डा बाय R dr इंटीग्रेशन फ्रॉम RA टू RB। ये जबकि फील्ड रेडियल डिस्टेंस का फंक्शन है। मान लीजिए फील्ड एक्स वाई जेड के साथ वेरी कर रहा है, फील्ड का एक्स कंपोनेंट एक्स कोऑर्डिनेट पे डिपेंडेंट है, वाई कोऑर्डिनेट वाई कंपोनेंट वाई कोऑर्डिनेट पे डिपेंडेंट है, और जेड कंपोनेंट जेड कोऑर्डिनेट पे डिपेंडेंट है। तो माइनस ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर हमारा ब्रेक हो जाएगा ex dx ey dy ez dz। तो ये हमारा फॉर्मूला यहाँ पे माइनस ex dx इंटीग्रेशन ey dy इंटीग्रेशन ez dz इंटीग्रेशन, ये हो गया। दोस्तों यदि ग्राफिकली हमें देखना है तो इंटीग्रेशन इज नथिंग बट एरिया अंडर द ग्राफ। तो ये जो इतना इंटीग्रल है दिस इज एरिया अंडर EX वर्सेस X ग्राफ। सिमिलरली एरिया अंडर EY वर्सेस Y ग्राफ, एरिया अंडर EZ वर्सेस Z ग्राफ, तीनों एरियाज को ऐड करेंगे, बाहर माइनस साइन लगाएंगे, वो डेल्टा V के बराबर होगा। तो ये हम लोग देख रहे हैं। तो देखिए डेल्टा V बराबर डेल्टा U अपॉन Q माइनस ऑफ WE अपॉन Q, W एक्सटर्नल अपॉन Q, ये 3 फॉर्मुलाज है। देन डेल्टा V बराबर माइनस E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इंटीग्रेशन फ्रॉम A टू B। फील्ड यूनिफॉर्म है माइनस E वेक्टर डॉट डेल्टा S विच इज माइनस E डेल्टा S कॉस थीटा। कंपोनेंट्स की फॉर्म में माइनस EX डेल्टा x, EY डेल्टा y, EZ डेल्टा z। फील्ड R का फंक्शन है तो माइनस E dr इंटीग्रेशन, फील्ड का x कंपोनेंट x पे y कंपोनेंट y पे ऐसे डिपेंडेंट है तो माइनस ex dx ey dy ez dz इंटीग्रेशन। इस तरह से गिवन फील्ड से हम पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। तो ये हम लोगों ने देखा। अब एब्सोल्यूट पोटेंशियल, एब्सोल्यूट पोटेंशियल क्या है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पोटेंशियल। अभी पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे थे, अब बात कर रहे हैं एब्सोल्यूट पोटेंशियल की। तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल के लिए अगेन अपने को एक रेफरेंस पॉइंट लेना है और उस रेफरेंस पॉइंट को एक वैल्यू असाइन करनी है। तो चार्जेस के कॉन्टेक्स्ट में हम रेफरेंस पॉइंट इन्फिनिटी पे लेते हैं और इन्फिनिटी पे हम 0 वैल्यू असाइन करते हैं। तो जो हमारा VB माइनस VA बराबर माइनस E डॉट ds फ्रॉम B टू A था, उसमें हम लोगों ने A टू B था, मान लो VB माइनस VA तो A टू B, तो A हमने इन्फिनिटी ले लिया और VA को 0 ले लिया, तो हमारा V हो गया माइनस E डॉट ds फ्रॉम इन्फिनिटी टू B। तो ये हमारा एब्सोल्यूट पोटेंशियल का फॉर्मुला हो गया। यदि रेफरेंस इन्फिनिटी पे नहीं है कहीं और है तो लिमिट्स फिर उस पॉइंट से आ जाएगी। तो ये फॉर्मुला हमें एब्सोल्यूट पोटेंशियल देगा माइनस E डॉट ds इंटीग्रेशन फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट टू द गिवन पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यदि 2 पॉइंट्स बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मालूम है तो ये हम लोगों ने देखा W एक्सटर्नल कितना होगा, Q डेल्टा V के बराबर होगा, और ऐसे WE माइनस Q डेल्टा V के बराबर होगा। दोस्तों W की यूनिट जूल है, Q की यूनिट कुलम है, तो वोल्टेज की यूनिट जो है वो जूल पर कुलम हो जाएगी। तो जहां पे भी अपने को डायमेंशन वाले क्वेश्चन करना है, यूनिट्स वाले क्वेश्चन करना है, तो अपन जूल पर कुलम जिसको हम लोग वोल्ट बोलते हैं, कैपिटल V सिंबल नोटेशन में लिखते हैं हम लोग। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन, पोटेंशियल की डेफिनेशन पे बेस्ड हम लोगों ने एग्जांपल्स देख लिए। अब हम आते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज का मतलब क्या है कि एक पॉइंट चार्ज किसी पॉइंट पे रखा हुआ है, सपोज O पॉइंट पे रखा हुआ है और आप P पे वोल्टेज देख रहे हो, मतलब इन्फिनिटी से यूनिट चार्ज को लाने में, P तक लाने में जितना फील्ड वर्क करेगा उसका नेगेटिव, या लाने वाला जितना वर्क करेगा
वो इस पॉइंट पे पोटेंशियल के बराबर है ना। तो पोटेंशियल, पॉइंट चार्ज के पोटेंशियल का जो फॉर्मूला है वो है के क्यू बाय स्मॉल आर। यदि पॉइंट चार्ज से गिवन पॉइंट की दूरी स्मॉल आर है तो जो पोटेंशियल है के क्यू बाय स्मॉल आर है। दोस्तों इसमें हमने रेफरेंस क्या लिया हुआ है, इसमें हमने रेफरेंस लिया हुआ है कि v एट r अप्रोचेस टू इंफिनिटी इज 0, तब ये फॉर्मूला वैलिड है। तो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव, नेगेटिव पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव, स्केलर है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉजिटिव पॉइंट चार्ज पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज नेगेटिव। यदि बहुत सारे चार्जेस हैं और हमें सारे चार्जेस का कंबाइंड वोल्टेज किसी पॉइंट पे लिखना है तो क्योंकि स्केलर क्वांटिटी तो अलजेब्रिक एडिशन करेंगे, सो के क्यू वन अपॉन आर वन प्लस के क्यू टू अपॉन आर टू प्लस के क्यू थ्री अपॉन आर थ्री, इन सारे वोल्टेज का एडिशन करेंगे तो हमारा नेट वोल्टेज आएगा सिग्मा के क्यू आई अपॉन आर आई। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि पोटेंशियल स्केलर है तो हमारे से डीलिंग आसान है, हमारी डीलिंग आसान है। तो यदि हमारा सारा चार्ज गिवन पॉइंट से बराबर दूरी पर है, चार्ज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है कि सारा चार्ज गिवन पॉइंट से बराबर दूरी पर है, तो ऐसे केस में हम वोल्टेज को लिख सकते हैं v बराबर के सिग्मा क्यू अपॉन आर, और सिग्मा क्यू 0 है तो वोल्टेज 0 हो जाएगा। ऐसी सिचुएशन कैसी होगी, जैसे मान लीजिए एक रेगुलर पॉलीगन, मान लीजिए स्क्वायर के वर्टिसेस पे चार्जेस है। अब ये Q1 Q2 Q3 Q4 ये सब सेंटर से बराबर दूरी पर है और सेंटर पे वोल्टेज लिखना है, तो आप इंडिविजुअल लिखने की जरूरत नहीं है, पहले चार्जेस का सम कर लो एंड के क्यू सिग्मा क्यू अपॉन आर वो हमारा वोल्टेज हो जाएगा। या मान लीजिए एक हेमिस्फीयर की सरफेस पे एक हॉलो हेमिस्फीयर है, हॉलो हेमिस्फीयर है और हॉलो हेमिस्फीयर की सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हमें क्या करना है, हमें इस हॉलो स्फीयर की सरफेस का टोटल चार्ज लिखना है, सारा चार्ज सेंटर से बराबर दूरी पर है तो सेंटर पे वोल्टेज डायरेक्ट लिख सकते हैं। ऐसे रिंग है तो रिंग के पेरीफेरी पे चार्ज और रिंग के एक्सिस पे वोल्टेज लिखना है, तो रिंग के पेरीफेरी का सारा चार्ज रिंग के एक्सिस के किसी पॉइंट से बराबर दूरी पर है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं के टोटल चार्ज अपॉन स्मॉल आर, ये वोल्टेज के बराबर होगा। तो ये पॉइंट चार्ज, सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज का वोल्टेज हो गया। तो इस तरह से पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल और सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज के पोटेंशियल की हम लोगों ने एप्लीकेशन देखी। नाउ लेट्स कम टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ कंटीन्यूअस चार्ज कॉन्फिगरेशन। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कंटीन्यूअस चार्ज कॉन्फिगरेशन में हमारे पास रिंग रहेगा, शेल रहेगा और नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर रहेगा। तो रिंग की एक्सिस पे, रिंग पे क्यू चार्ज है और रिंग के एक्सिस पे हमें पॉइंट पी पे वोल्टेज लिखना है। दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने के लिए तो हमारा मस्ट था कि चार्ज सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए था, बट फील्ड लिखने के लिए, पोटेंशियल लिखने के लिए चार्ज सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होना जरूरी है। इवन नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी है तब भी चलेगी, क्यों, क्योंकि जो पॉइंट पी है ये पूरे चार्ज से इक्विडिस्टेंट है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं के सिग्मा क्यू बाय आर। तो जो वोल्टेज है वो है के क्यू बाय आर और आर की वैल्यू जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो रिंग का वोल्टेज का फॉर्मूला के क्यू बाय स्मॉल आर स्लांट लेंथ है जिसको लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। चार्ज पॉजिटिव है तो वोल्टेज पॉजिटिव होगा, चार्ज नेगेटिव है तो वोल्टेज नेगेटिव होगा। थिन स्फेरिकल शेल में आ जाए तो थिन स्फेरिकल शेल में हमें ध्यान है स्फेरिकली सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में बाहर के पॉइंट्स के लिए पूरा सिस्टम एक पॉइंट चार्ज की तरह एक्ट करता है लोकेटेड एट द सेंटर। तो चाहे थिन शेल हो या सॉलिड शेल हो, बाहर के पॉइंट पे वोल्टेज होगा के क्यू बाय स्मॉल आर। अंदर, क्योंकि थिन शेल में अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो सरफेस से अंदर जाने पे पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आएगा, तो जितना सरफेस पे वोल्टेज है उतना ही अंदर किसी पॉइंट पे वोल्टेज होगा। तो V इज के क्यू बाय कैपिटल आर। तो दोस्तों आउटसाइड पॉइंट पे पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला है के क्यू बाय स्मॉल आर और इनसाइड पॉइंट पे के क्यू बाय कैपिटल आर। अब देखो इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, जो सरफेस पे वोल्टेज है ये हमारे कई क्वेश्चंस में काम आता है। तो के क्यू बाय कैपिटल आर इतना ही अंदर होगा और क्यू को हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन आर, तो हो जाएगा सिग्मा आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो मैं इसको लर्न करने के लिए बोलूंगा, इसको अपने को ध्यान रखना है कि थिन स्फेरिकल शेल अपनी सरफेस पे या अंदर सिग्मा के टर्म्स में कितना वोल्टेज प्रोड्यूस करेगी, सिग्मा आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट करेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और जो वोल्टेज होगा वो सिग्मा आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये अपने को याद रखना है। फॉर्मुला देखें तो ग्राफ देखें तो अंदर वोल्टेज कांस्टेंट है और बाहर 1 बाय स्मॉल आर के साथ आ रहा है। यही वोल्ट चार्ज नेगेटिव है तो ग्राफ नेगेटिव में आ जाएगा, माइनस वैल्यूज होंगी इसलिए नेगेटिव में आ जाएगा। तो थिन स्फेरिकल शेल का फॉर्मुला देख लिया आपने। सॉलिड स्फीयर में बाहर वही पॉइंट चार्ज का फॉर्मुला के क्यू बाय स्मॉल आर और अंदर किसी पॉइंट पे वोल्टेज देखना है तो अंदर वोल्टेज है के क्यू बाय 2 कैपिटल आर क्यूब 3 कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ये फॉर्मुला आपने याद रखना है, के क्यू बाय 2 कैपिटल आर क्यूब 3 कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो देखिए बाहर तो हाइपरबोलिक वेरिएशन है, एक्स वाई बराबर कांस्टेंट, तो ये हाइपरबोला का ग्राफ आ रहा है, ये हाइपरबोला है। और अंदर जो है ये y है, ये पूरा कांस्टेंट है और ये एक्स स्क्वायर है, तो y बराबर सम कांस्टेंट माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हमारा पैराबोलिक वेरिएशन है। तो अंदर पैराबोलिक वेरिएशन है और बाहर हाइपरबोलिक वेरिएशन है। हम सेंटर पे वोल्टेज देखें तो देखो पॉजिटिव चार्ज के लिए वोल्टेज लगातार डिक्रीज हो रहा है। सेंटर पे वोल्टेज 3/2 के क्यू बाय कैपिटल आर है, स्मॉल आर को 0 कर दो तो 3/2 के क्यू बाय कैपिटल आर, सरफेस पे के क्यू बाय कैपिटल आर और फिर लगातार डिक्रीज हो रहा है। तो वोल्टेज का ये अंदर वाला फॉर्मुला के क्यू बाय 2 कैपिटल आर क्यूब 3 कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, अंदर पैराबोलिक वेरिएशन बाहर हाइपरबोलिक वेरिएशन, अकॉर्डिंगली हमारा ग्राफ आ गया। तो ये सॉलिड, ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में ही होगा। ये ध्यान रहे कंडक्टिंग स्फीयर है, मेटल है तो मेटल में अंदर चार्ज नहीं होता है, मेटल में अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, तो मेटल में शेल वाला फॉर्मुला ही लगेगा, जितना सरफेस पे वोल्टेज है उतना ही अंदर की तरफ वोल्टेज होगा। ओके ये हम लोगों ने पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड हम लोगों ने क्वेश्चंस किए हैं। नाउ मोशन ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी चार्ज कॉन्फिगरेशन का फील्ड है, अपनी स्पाइन स्ट्रेट करिए, अपना कंपोजर मेंटेन करिए, अटेंशन अपना मेंटेन है। तो हमारा किसी चार्ज कॉन्फिगरेशन का फील्ड गिवन है और उसके फील्ड में अपन एक पॉइंट चार्ज को ए से बी पे लेके जा रहे हैं। तो हमें मालूम है W एक्सटर्नल इज क्यू वी माइनस वी ए, W इलेक्ट्रोस्टैटिक इज माइनस क्यू वी माइनस वी ए, डेल्टा यू इज क्यू वी माइनस वी ए। ये तीन फॉर्मुलास हैं।
जब भी किसी पॉइंट चार्ज को रिलीज करेंगे तो इट विल ऑलवेज टेंड टू मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल एनर्जी स्टेट टू लोअर पोटेंशियल एनर्जी स्टेट। जैसे इसमें इस पेन को मैं जब रिलीज कर रहा हूं तो इट इज मूविंग फ्रॉम हायर पोटेंशियल एनर्जी स्टेट टू लोअर पोटेंशियल एनर्जी स्टेट। तो ऐसे जब भी किसी सिस्टम को रिलीज करेंगे इट विल ऑलवेज टेंड टू मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल एनर्जी स्टेट टू लोअर पोटेंशियल एनर्जी स्टेट। तो देखिए यदि चार्ज पॉजिटिव है तो डेल्टा यू इज क्यू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, ये डेल्टा यू होगा। अब चार्ज पॉजिटिव है तो पोटेंशियल डिक्रीज कब होगी? जब फाइनल पोटेंशियल इनिशियल से कम हो। तो पॉजिटिव चार्ज हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज, एंड नेगेटिव चार्ज, ये चार्ज नेगेटिव है तो वी फाइनल वी इनिशियल से छोटा होगा, वी फाइनल वी इनिशियल से छोटा होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और डेल्टा यू पॉजिटिव आएगा। तो नेगेटिव चार्ज को जब रिलीज करेंगे तो वो हमेशा किधर से किधर मूव करेगा? लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज। दोनों ही चार्जेस रिलीज करने पे हायर पोटेंशियल एनर्जी स्टेट से लोअर पोटेंशियल एनर्जी स्टेट में जाएंगे। बट यदि हम वोल्टेज की बात करें तो जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है वो हमारा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ जाएगा, तब पोटेंशियल डिक्रीज होगी, और नेगेटिव चार्ज लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज जाएगा तब पोटेंशियल डिक्रीज होगी। तो आप पॉजिटिव का ध्यान रखो, नेगेटिव जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। तो ये हम बोल रहे हैं। फिर उसके बाद में हम बोल रहे हैं किसी, मान लीजिए ये हमारा एक चार्ज कॉन्फिगरेशन है, इसकी प्रेजेंस में इस पॉइंट पी पे हम क्यू रख रहे हैं। तो क्यू की इस सिस्टम के साथ एनर्जी कितनी है? तो क्यू की इस सिस्टम के साथ एनर्जी कितनी है? यदि इस सिस्टम का यहां पे वोल्टेज कैपिटल वी है तो क्यू की इस सिस्टम के साथ एनर्जी है क्यू टाइम्स कैपिटल वी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मुला है कि एक्सटर्नल फील्ड में यदि एक पॉइंट चार्ज को रख रहे हो जहां पे वोल्टेज वी है तो एक्सटर्नल फील्ड के साथ में उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्यू टाइम्स कैपिटल वी के बराबर है ना, क्यू टाइम्स कैपिटल वी के बराबर है। तो जब चार्ज पार्टिकल मूव करेगा अपने आप तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। सो डेल्टा यू प्लस डेल्टा के बराबर 0। तो डेल्टा के इज माइनस डेल्टा यू, दैट इज माइनस क्यू डेल्टा वी। तो देखिए यदि पॉजिटिव चार्ज है और डेल्टा वी पॉजिटिव है, हाई से लो पे जा रहा है तो डेल्टा वी नेगेटिव है, हाई से लो तो डेल्टा वी नेगेटिव और बाहर नेगेटिव तो डेल्टा के पॉजिटिव आ गया। नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव नेगेटिव ये पॉजिटिव हो गया, और नेगेटिव चार्ज लो से हाई पे जा रहा है, नेगेटिव चार्ज लो से हाई पे जा रहा है तो ऐसे केस में डेल्टा वी पॉजिटिव हो गया तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। तो ये फॉर्मुला कब काम आएगा? जब हमें पोटेंशियल्स की टर्म्स में इनिशियल और फाइनल एनर्जी को रिलेट करना है तो यू इज क्यू टाइम्स कैपिटल वी, हम इसको काम में लेंगे। सो यू टाइम्स यू बराबर क्यू टाइम्स कैपिटल वी। हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, क्वांटम में, न्यूक्लियर फिजिक्स में एक टर्म काम में लेते हैं, अ चार्ज क्यू एक्सेलरेटेड बाय वी वोल्ट्स। अ चार्ज क्यू एक्सेलरेटेड बाय वी वोल्ट्स, इसका मतलब क्या है कि आपने पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में लो से हाई से लो वोल्टेज पे गए हो तो पोटेंशियल एनर्जी कम हुई है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी है। तो एक्सेलरेटेड बाय वी वोल्ट्स का मतलब है कि जो स्टार्टिंग पॉइंट था और जो फाइनल पॉइंट है उनके बीच का वोल्टेज डिफरेंस कैपिटल वी है, वो हाई से लो पे गया है और हाई माइनस लो कैपिटल वी के बराबर है। नेगेटिव चार्ज को एक्सेलरेट किया, इसका मतलब क्या है कि वो लो से हाई वोल्टेज पे गया है और एक्सेलरेट हुआ है, तो उसको हम जनरल बोलते हैं कि चार्ज क्यू एक्सेलरेट बाय वी वोल्ट्स। तो यहां पे चार्ज क्यू का मैग्नीट्यूड, वी का मैग्नीट्यूड हमें लिखना है। तो चार्ज क्यू एक्सेलरेट बाय वी वोल्ट्स, तो पोटेंशियल एनर्जी क्यू से कम हो गई है, काइनेटिक एनर्जी क्यू से बढ़ गई है। इनिशियली पार्टिकल रेस्ट पर है तो वही हमारी फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। यदि चार्ज वी क्यू को वी वोल्ट से एक्सेलरेट किया है तो पोटेंशियल एनर्जी क्यू से कम हुई है, काइनेटिक एनर्जी क्यू से बढ़ी है, इनिशियली रेस्ट पर है तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्यू के बराबर हो जाएगी। एनर्जी को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट की टर्म्स में लिखते हैं। तो यदि हमारे को एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में कन्वर्ट करनी है, जूल में एनर्जी है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में कन्वर्ट करनी है, तो उसको कैसे कन्वर्ट करें? एनर्जी इन जूल्स जो हमें दे रखी है उसको एलिमेंट्री चार्ज से डिवाइड करेंगे तो एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स आ जाएगी। और यदि हमें एनर्जी इन जूल्स चाहिए और इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में दे रखी है, तो जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में दे रखी है, सपोज 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स दे रखी है, तो उसको एलिमेंट्री चार्ज से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर उस केस में एनर्जी एलिमेंट्री चार्ज से मल्टीप्लाई करेंगे तो एनर्जी हो जाएगी हमारी जूल में। तो जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मोस्टली एटॉमिक स्ट्रक्चर में, न्यूक्लियर फिजिक्स में, वहां हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट टर्म काम में लेते हैं। तो ये टर्म अपने को अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, अ चार्ज क्यू एक्सेलरेटेड बाय वी वोल्ट्स। इस सेक्शन में यदि किसी पॉइंट पे चार्ज क्यू रखा हुआ है, वहां वोल्टेज वी है, तो चार्ज की गिवन सिस्टम के साथ पोटेंशियल एनर्जी क्यू टाइम्स कैपिटल वी है। चार्ज को रिलीज करने पे हाई पोटेंशियल एनर्जी स्टेट से लो पोटेंशियल एनर्जी स्टेट में जाएगा। पॉजिटिव चार्ज हाई से लो वोल्टेज, नेगेटिव चार्ज लो से हाई वोल्टेज, पोटेंशियल एनर्जी कम, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। और चार्ज क्यू एक्सेलरेटेड बाय वी वोल्ट्स, दैट मींस पोटेंशियल एनर्जी क्यू से कम हो गई है, काइनेटिक एनर्जी क्यू से बढ़ गई है। सो दिस इज कि हमने चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा है, कैसे हम लोग के और यू को आपस में रिलेट करेंगे वो देखा, फॉर्मुला देखा, क्यू टाइम्स कैपिटल वी, और वोल्टेज वी से एक्सेलरेट करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी क्यू से बढ़ जाती है। नाउ नेक्स्ट हम इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल डिराइव करना जानते हैं, अब हम लोग पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव करेंगे। पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव करेंगे तो पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव करने के लिए देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल कैसे डिराइव कर रहे थे? v2 माइनस v1 इज माइनस ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर फ्रॉम 1 to 2। ये हमारी एक्सप्रेशन थी इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल लाने की, जिसके हम लोगों ने बहुत सारे सब केसेस देखे थे। अब रिवर्स करना है, अपने को पोटेंशियल गिवन है और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो पोटेंशियल गिवन है और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो दोस्तों यहां पे अपना क्या है, यहां पे यदि हमारा पोटेंशियल एक्स वाई जेड का फंक्शन है, पोटेंशियल एक्स वाई जेड का फंक्शन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज माइनस डेल वी बाई डेल एक्स आई माइनस डेल वी बाई डेल वाई जे माइनस डेल वी बाई डेल जेड के। What is del? Del is partial differentiation. यदि आपको नहीं मालूम है तो मैं यहां पे एक्सप्लेन कर रहा हूं। Del v by del x, that means differentiate voltage with respect to x, keeping y and z constant.
देखिए वन शॉट रिवीजन है, तो बहुत जगह आई टेक द फ्रीडम कि कहां डिटेल एक्सप्लेनेशन करना है, कहां मैथमेटिकली आपको समझाना है, आपका टाइम सेव करना है, आपकी रैंक इंप्रूव करानी है, आपको क्विक रिवीजन कराना है ना। तो यदि नॉर्मल पेस में जिस तरह से क्लास में पढ़ते हैं चीजों को डिटेल एनालिसिस करते हुए, तो उसमें तो फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो लंबा चैप्टर है ना, पूरा 15 करीब लेक्चर, 15 से भी ज्यादा लेक्चर लगते हैं। यहाँ हम लोग 3 घंटे में, 3.5 घंटे में पूरा चैप्टर रिवाइज करेंगे। तो यहाँ हम लोग मैथमेटिकल एस्पेक्ट्स, इंपॉर्टेंट चीजें, कॉन्सेप्चुअल चीजें जो कि हमारे एग्जाम के लिए रिलेवेंट होगी वो हम देखेंगे। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज माइनस डेल वी बाई डेल एक्स आई माइनस डेल वी बाई डेल जेड जे। तो मैं आपको समझा रहा था डेल वी बाई डेल एक्स का मतलब क्या है, डिफरेंशिएट कैपिटल वी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कीप वाई एंड जेड कांस्टेंट। तो जिस फंक्शन को आप डिफरेंशिएट कर रहे हो, यदि डेल वी बाई डेल एक्स कर रहे हो तो आप वाई और जेड को कॉन्सेंट्रेट करो, डेल वी बाई डेल वाई कर रहे हो तो एक्स और जेड को कॉन्सेंट्रेट करो, डेल वी बाई डेल जेड कर रहे हो तो एक्स और वाई को कॉन्सेंट्रेट करो। ग्राफिकली देखें तो डेल वी बाई डेल एक्स इज नथिंग बट ये वाली जो टर्म है, दिस इज स्लोप ऑफ वी एक्स ग्राफ, दिस इज स्लोप ऑफ वी वाई ग्राफ, दिस इज स्लोप ऑफ वी जेड ग्राफ। तीनों स्लोप्स को एल्जेब्रिकली ऐड करिए, नहीं दिस स्लोप आई कैप, दिस स्लोप जे कैप, दिस स्लोप के कैप विद नेगेटिव साइन, वो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। और मान लीजिए केवल वी एक्स का फंक्शन है, इफ वोल्टेज इज अ फंक्शन ऑफ एक्स ओनली, इफ वी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स ओनली, तो फिर हमें पार्शियल डिफरेंशिएशन की जरूरत नहीं है, फिर ई वाई एंड ई जेड जीरो हो जाएंगे। उस केस में केवल ई रहेगा ई एक्स विच इज माइनस डी वी बाई डी एक्स, ई वाई और ई जेड की वैल्यू जीरो होगी। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड, यदि वोल्टेज केवल एक्स पे डिपेंडेंट है तो वो इंप्लाई कर रहा है कि फील्ड में केवल एक्स कंपोनेंट है, वाई और जेड कंपोनेंट नहीं है। तो उस केस में हमें पार्शियल की जगह एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन लेना है, ई इज माइनस डीवी बाई डी एक्स। कौन सा कंपोनेंट है, आई कैप कंपोनेंट है, एक्स कंपोनेंट है। ग्राफ गिवन होगा तो वी एक्स ग्राफ का स्लोप निकालेंगे, माइनस साइन लेंगे, वहां से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। नाउ इफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस आर ओनली, जैसे हमने देखा पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल था के क्यू बाई स्मॉल आर, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर में अंदर वोल्टेज था के क्यू बाई 3, के क्यू बाई 2 कैपिटल आर क्यूब 3 कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो ऐसे जब स्मॉल आर डिपेंडेंट वोल्टेज है तो डायरेक्टली हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, माइनस डीवी बाई डी आर, आर कैप रेडियली आउटवर्ड यूनिट वेक्टर है, यदि ई पॉजिटिव आ रहा है यानी कि फील्ड आउटवर्ड है, ई नेगेटिव आ रहा है यानी कि फील्ड इनवर्ड है। तो ई वेक्टर ई आर इज माइनस डीवी बाई डी आर, ये हमें तब काम में लेना है जब वोल्टेज आर का फंक्शन है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्चुअली हमने देखा था कि डेल्टा वी जो है वो माइनस ई डेल्टा एस कॉस थीटा माइनस ई डॉट डेल्टा एस होगा। तो यदि यूनिफॉर्म फील्ड में फील्ड के अलोंग दो पॉइंट्स के बीच में सेपरेशन डी है, यूनिफॉर्म फील्ड में फील्ड के अलोंग दो पॉइंट्स के बीच में सेपरेशन डी है और वोल्टेज की डिफरेंस की वैल्यू वी है, तो हम डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं वी अपॉन डी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मुला है जो कैपेसिटेंस में भी काम आएगा। इस फॉर्मुला की पहले कंडीशन को समझो क्या है। कंडीशन ये कह रही है कि दो पॉइंट्स, दो यूनिफॉर्म फील्ड है पहले तो, और दो पॉइंट्स सपोज, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस का मैग्नीट्यूड कैपिटल वी है, हायर वोल्टेज माइनस लोअर वोल्टेज वो कैपिटल वी है, और इन दोनों पॉइंट्स के बीच में फील्ड के अलोंग गैप डी है, नेट गैप की बात नहीं कर रहे हैं, फील्ड के अलोंग गैप डी है। तो ऐसे में हम डायरेक्टली लिखेंगे ई बराबर वी बाई डी। जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दोनों प्लेट्स के बीच में फील्ड यूनिफॉर्म होगा, यदि वहां पोटेंशियल डिफरेंस कैपिटल वी है, गैप डी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को डायरेक्टली लिखेंगे वी बाय डी। तो इसलिए ये फॉर्मुला इंपॉर्टेंट है, ई बराबर वी बाय डी। यहां से हम एक और चीज देखेंगे कि कब पोटेंशियल बढ़ता है, कब पोटेंशियल कम होता है। पहले एक और चीज देखेंगे, तो देखिए जो डीवी है यदि डिफरेंशियल वे में लिखें तो डीवी इज माइनस ई डॉट डी एस, ये डिफरेंशियल वे में लिखा है विच इज माइनस ई डी एस कॉस थीटा। तो आप एक पॉइंट पी पर हैं और इसके अराउंड डीएस अमाउंट से अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। आप एक पॉइंट पी पर हैं और इसके अराउंड डीएस अमाउंट से अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ऑलराइट, तो जब फील्ड की डायरेक्शन जाएंगे, जब थीटा 0 डिग्री है, थीटा 0 डिग्री है, दैट मीन्स ई वेक्टर और डीएस वेक्टर पैरेलल है। तो ऐसे केस में डीवी नेगेटिव मैक्सिमम आ रहा है, दैट मीन्स वी मैक्सिमम अमाउंट से डिक्रीज होगा, वी डिक्रीजेस बाय मैक्सिमम अमाउंट। थीटा 180 डिग्री है, थीटा 180 डिग्री है, तो डीवी बराबर प्लस ईडीएस आ रहा है, यानी कि ई वेक्टर डीएस के ऑपोजिट है। तो ऐसे में वोल्टेज इंक्रीजेस बाय मैक्सिमम अमाउंट। और थीटा 90 डिग्री है तो डीवी 0 आ रहा है, थीटा 90 डिग्री है यानी कि ई जो है वो डीएस के परपेंडिकुलर है। तो ऐसे में पोटेंशियल डिफरेंस 0 आ रहा है, वी इज कांस्टेंट, चेंज नहीं हो रहा है। यदि थीटा 0 से 90 डिग्री के बीच में है, एक्यूट है ना, तो ऐसे केस में वोल्टेज डिक्रीज हो रहा है। थीटा 90 से 180 डिग्री के बीच में है, तो ऐसे केस में वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है। तो जब हमें थ्योरेटिकली ऐसे क्वेश्चन का आंसर देना हो कि भाई वोल्टेज बढ़ेगा कम होगा, तो सीधा सा अपने को क्या करना है, याद नहीं किया हुआ है अपने मालूम है v2 माइनस वी1 बराबर माइनस ई डॉट डी एस इंटीग्रेशन, उसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिख लीजिए। तो डीवी बराबर माइनस ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर विच इज माइनस ई डी एस कॉस थीटा। अब थीटा 0 डिग्री है तो डीवी नेगेटिव मैक्सिमम आ रहा है, यानी कि किसी पॉइंट से फील्ड के अलोंग जाने पे वोल्टेज सबसे ज्यादा डिक्रीज होगा, फील्ड के ऑपोजिट जाने पे वोल्टेज सबसे ज्यादा इंक्रीज होगा, फील्ड से 90 डिग्री जाने पे वोल्टेज चेंज नहीं होगा, फील्ड से एक्यूट एंगल जाने पे वोल्टेज कम होगा, फील्ड से ऑब्ट्यूज एंगल पे जाने पे वोल्टेज बढ़ेगा, है ना। तो जैसे मान लीजिए मैंने आपसे ऐसा एग्जांपल दिया कि भैया यूनिफॉर्म फील्ड है, ये यूनिफॉर्म फील्ड है और यहां पे अपन ने एक सर्कल ले लिया,
सपोज एक सर्किल ले लिया, ये O पॉइंट है, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। अब मुझे वोल्टेज को कंपेयर करना है O A B C D। तो O से A पे जाने पे वोल्टेज कम होगा, O से C जाने पे वोल्टेज बढ़ेगा, B और D पे वोल्टेज चेंज नहीं होगा, यानी कि VA लीस्ट है, देन VO VB VD बराबर है और VC सबसे बड़ा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर इस थ्योरी के बेसिस पे दे पाएंगे। फील्ड की डायरेक्शन जाने पे वोल्टेज मैक्सिमम डिक्रीज होगा, फील्ड के ऑपोजिट जाने पे वोल्टेज मैक्सिमम इंक्रीज होगा, फील्ड से 90 डिग्री पे जाने पे वोल्टेज में कोई चेंज नहीं आ रहा है, फील्ड से 90 डिग्री पे जाने पे वोल्टेज में कोई चेंज नहीं आ रहा है, एक्यूट एंगल पे जाने पे वोल्टेज डिक्रीज हो रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल पे जाने पे वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस की हम लोग बात कर रहे हैं, ऐसी सरफेस जहां पे वोल्टेज कांस्टेंट है, कोई चार्ज कॉन्फिगरेशन है जिसका चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, हर पॉइंट पे वोल्टेज है, तो लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स, ऑल एडजेसेंट पॉइंट्स एट व्हिच पोटेंशियल इज सेम, उसको बोलेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। नाम से अपैरेंट है इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस देखिए, पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी होगी, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स, एक पूरे स्फीयर पे वोल्टेज सेम होगा, नेक्स्ट स्फीयर पे कुछ और होगा, पॉइंट चार्ज को सेंटर मान के जो स्फीयर ड्रॉ करेंगे वो इक्विपोटेंशियल्स होंगे। स्फेरिकल शेल या सॉलिड स्फीयर या स्फेरिकली सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इक्विपोटेंशियल्स कैसे होंगे, अगेन कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स होंगे। यदि हमारे पास लाइन चार्ज है लॉन्ग, या सिलेंड्रिकल शेल है, या सॉलिड सिलेंडर है, या सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, तो कोएक्सियल सिलेंडर्स जो होंगे उन पे चारों तरफ वोल्टेज सेम होगा। यदि थिन इनफाइनाइट शीट है तो इनफाइनाइट शीट के पैरेलल हम प्लेन्स लेंगे तो वहां वोल्टेज सेम होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड से नॉर्मल जाने पे वोल्टेज चेंज नहीं होता है ना। तो यदि यूनिफॉर्म फील्ड है तो इक्विपोटेंशियल्स कैसे होंगे, उसके नॉर्मल प्लेन्स होंगे। तो ये फिगर में दिखा हुआ है, यूनिफॉर्म फील्ड है तो फील्ड के नॉर्मल जो पैरेलल प्लेन्स हैं वो इक्विपोटेंशियल है। पॉइंट चार्ज स्फीयर, इनके लिए इक्विपोटेंशियल्स स्फीयर्स हैं। तो इक्विपोटेंशियल्स की प्रॉपर्टीज हम लोग देखते हैं। इक्विपोटेंशियल की पहली प्रॉपर्टी क्या है, यदि इक्विपोटेंशियल पे अपन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाएंगे तो चार्ज को ले जाने में वर्क नहीं करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि W है, W एक्सटर्नल है Q टाइम्स V फाइनल माइनस V इनिशियल। अब V फाइनल और V इनिशियल सेम है क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक ही सरफेस पर आ रहे हैं, तो इसलिए वर्क कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देन एक सरफेस से दूसरे सरफेस पे जा रहे हैं, एक सरफेस से दूसरे सरफेस पे जा रहे हैं, तो किसी पाथ के थ्रू जाएं, जो वर्क होगा वो सेम होगा। हर पॉइंट पे इक्विपोटेंशियल पे, हर पॉइंट पे जो फील्ड होगा वो सरफेस के नॉर्मल होगा। कारण क्या, फील्ड यदि सरफेस के नॉर्मल नहीं हुआ, किसी एंगल पे हुआ, तो सरफेस के अलग मूव करने पे वोल्टेज में चेंज आएगा। आपको मालूम है जब 90 डिग्री पे मूव करते हैं तभी वोल्टेज में चेंज नहीं आता, अदरवाइज वोल्टेज में चेंज आता है। तो यदि इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के नॉर्मल नहीं हुआ, किसी एंगल पे हुआ, तो फिर सरफेस के अलग मूव करेंगे तो वोल्टेज में या तो इंक्रीमेंट आएगा, डिक्रीमेंट आएगा, तो सरफेस विल नॉट बी इक्विपोटेंशियल। इसलिए इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हर पॉइंट पे फील्ड सरफेस के नॉर्मल होगा। या दोस्तों अदर वे राउंड, यदि किसी सरफेस पे हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल है तो वो इंप्लाई करेगा कि जो सरफेस है वो इक्विपोटेंशियल है। तो द इक्विपोटेंशियल सरफेस थ्रू एनी पॉइंट मस्ट बी एट राइट एंगल्स टू द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। क्योंकि फील्ड नॉर्मल है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो भी नॉर्मल होंगी। फील्ड नॉर्मल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी नॉर्मल होंगी। अब मान लीजिए जैसे ये इक्विपोटेंशियल्स दिखा रखे हैं, मान लीजिए यहां पे लिखा हुआ है 8 वोल्ट, यहां पे लिखा हुआ है -4 वोल्ट, यहां पे लिखा हुआ है -16 वोल्ट। अब मेरे को पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है, तो इट हैज टू बी नॉर्मल टू द सरफेस। तो एरो उधर भी हो सकता है, एरो इधर भी हो सकता है। हमें मालूम है, अभी अभी हमने सीखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जाने पे वोल्टेज डिक्रीज होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एरो किधर की तरफ पॉइंट करेगा, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एरो इस तरफ होगा, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड का एरो होगा। ऑलराइट, सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल्स एंड पॉइंट फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल्स, ये हम लोग बोल रहे हैं। दो इक्विपोटेंशियल्स कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि एक पॉइंट पे यदि दो इक्विपोटेंशियल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो वो इंप्लाई कर रहा है कि एक पॉइंट पे दो वोल्टेज है, विच इज नॉट पॉसिबल। तो ये भी हमने देख लिया। तो ये इक्विपोटेंशियल से रिलेटेड पॉइंट्स हम लोगों ने कवर अप किए। नाउ इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो हम लोग क्या क्या देख चुके हैं। हम लोग सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस, पोटेंशियल ड्यू टू अ कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव फ्रॉम पोटेंशियल, एंड उसके बाद में इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस, ये सब देख चुके हैं। नाउ नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो 8 पोर्शन में 6 पोर्शन हो चुके हैं, 7th पोर्शन है, इसके बाद थ्योरी ऑफ कंडक्टर्स है। तो ऑलमोस्ट 3/4 काम हमारा हो चुका है। तो आ जाते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल पे। ये एक सेपरेट एंटिटी है। कुछ बुक्स इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में भी डाइपोल को लिखती है, हमने इसको चैप्टर 2 में रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। सो इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। -q और +q का गैप है, -q +q चार्जेस है और किसी सेपरेशन सेपरेटेड है, इसको हम लोग डाइपोल बोलते हैं। डाइपोल के लिए चार्जेस का इक्वल एंड ऑपोजिट होना चाहिए, मासेस का सेम होना जरूरी नहीं है, बस चार्जेस इक्वल एंड ऑपोजिट होनी चाहिए। तो -q +q का सिस्टम है, d से सेपरेटेड है, उसको हम लोग डाइपोल बोलते हैं। हमेशा अपने को डाइपोल को एक रिजिड एंटिटी की तरह लेना है कि -q और +q के बीच में जो गैप है, जैसे HCl मॉलिक्यूल, NaCl मॉलिक्यूल, H2O मॉलिक्यूल, तो जो HCl की बॉन्ड लेंथ है, NaCl की बॉन्ड लेंथ है, वो फिक्स्ड रहेगी, वो आपकी चेंज नहीं होगी। तो -q और +q के बीच का सेपरेशन फिक्स्ड रहेगा। हम डाइपोल के लिए डिफाइन करते हैं डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट दोस्तों P वेक्टर से डिफाइन होता है, Q टाइम्स D वेक्टर, और D वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ लेते हैं। यहाँ पे Q चार्ज का मैग्नीट्यूड है और D वेक्टर की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ लेते हैं। अब दोस्तों जनरलाइज करें और यूनिट्स हो जाएंगे कूलम मीटर। अब जनरलाइज करें तो ऐसा कोई भी सिस्टम जिसमें टोटल चार्ज 0 है, ऐसा कोई भी सिस्टम जिसमें टोटल चार्ज 0 है और -q का इफेक्टिव सेंटर और +q का इफेक्टिव सेंटर अलग अलग जगह आ रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे कि वो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है। तो एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे H2O में H+, H+, O2-,
तो O2 माइनस का सेंटर अलग है, H प्लस का इफेक्टिव सेंटर अलग है, तो उस सिस्टम को डायपोल मोमेंट बोलेंगे और उसका डायपोल मोमेंट हम लोग निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए हमारे को ये -2q प्लस q ये गिवन है, तो ये सिस्टम डायपोल है, इसका डायपोल मोमेंट निकालना है। तो डायपोल मोमेंट में आप जैसे सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट होता है ऐसे सेंटर ऑफ चार्ज का कॉन्सेप्ट भी ले सकते हो। तो डायपोल मोमेंट में जैसे सेंटर ऑफ मास होता है ऐसे सेंटर ऑफ चार्ज भी ले सकते हो, और जो सेंटर ऑफ दोनों चार्जेस के बीच का गैप है वो हमारा डी इफेक्टिव हो जाएगा और q टाइम्स डी हमारा डायपोल मोमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको हम लोग दो डायपोल में ब्रेक कर लेंगे। ये हमारा एक डायपोल -2q को दो पार्ट्स में ब्रेक कर लो, -q एक -q प्लस q के साथ इधर डायपोल बना रहा है, तो ये p हो गया। एक -q इस प्लस q के साथ डायपोल बना रहा है, तो ये एक और p हो गया। इनके बीच में 60 डिग्री का एंगल है, तो p इफेक्टिव जो हमारा हो गया ट्वाइस ऑफ a cos 60/2। दो वेक्टर्स बराबर मैग्नीट्यूड के होते हैं से a, तो उनका रिजल्टेंट होता है 2a cos θ/2, तो 2p cos 60/2, तो ये 2p की वैल्यू है qd और √3/2 तो आ रहा है √3qd। ये हमारी डायपोल मोमेंट की वैल्यू आ रही है। ऐसे मान लीजिए हमारे को इस तरह से एक स्क्वायर है, +q और यहाँ -3q गिवन है। अगेन टोटल चार्ज 0 है, +q का सेंटर और -q का सेंटर अलग अलग आ रहा है, तो ये भी एक डायपोल है। तो डायपोल मोमेंट के लिए हम इस -3q को तीन पार्ट में ब्रेक कर लेंगे, -q। तो एक डायपोल -q का इधर बन रहा है qd, एक -q का इधर बन रहा है qd, और यहां जो गैप है वो √2d है, तो यहां जो डायपोल बन रहा है q टाइम्स √2d। अब इन तीनों डायपोल मोमेंट्स को इफेक्टिवली सम कर लेंगे। तो p इफेक्टिव पहले जो 90 डिग्री पे उनको सम कर ले, तो ये √2 टाइम्स qd हो जाएगा, और √2 टाइम्स qd एक और है, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ √2 टाइम्स qd। ये हमारा डायपोल मोमेंट आ रहा है। तो ऐसे हमारे को जब कोई सिस्टम दे रखा है तो उस सिस्टम का डायपोल मोमेंट हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि डायपोल मोमेंट किधर होगा। सो अब देखिए डायपोल को अपन ने डिफाइन कर लिया, कोई और सिस्टम गिवन है तो उसका डायपोल मोमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी अपन ने देख लिया। अब डायपोल की थ्योरी में दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट, डायपोल अपनी सराउंडिंग्स में कितना वोल्टेज प्रोड्यूस कर रहा है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, या कोई और चार्ज एंटिटी रखी हुई है तो उस पर कितना फोर्स लगा रहा है। तो हम पहले पार्ट में डायपोल का सराउंडिंग्स में इफेक्ट देखेंगे, और सेकंड पार्ट में डायपोल किसी और के फील्ड में रखा हुआ है, HCl मॉलिक्यूल किसी और के फील्ड में रखा हुआ है, तो डायपोल पे कितना फोर्स लगेगा, डायपोल पे कितनी टॉर्क लगेगा, डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, डायपोल को रोटेट कराने में कितना वर्क करना पड़ेगा, वो हम लोग देखेंगे। इंटरेस्टिंग है, आसान है, आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। सो मेंटेन योर कॉन्सेंट्रेशन, फोकस। तो पहले डायपोल का पोटेंशियल देख रहे हैं दोस्तों। डायपोल के सिस्टम में ना हम जो कोऑर्डिनेट सिस्टम काम में लेते हैं वो r, θ काम में लेते हैं। जब हम डायपोल बोलते हैं तो इट्स अ शॉर्ट डायपोल, जैसे HCl मॉलिक्यूल है। अब HCl मॉलिक्यूल में H प्लस और Cl- के बीच का जो गैप है वो एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर का है। अब मान लीजिए HCl मॉलिक्यूल से 1 माइक्रोमीटर की दूरी पे वोल्टेज देख रहे हैं, तो 1 माइक्रोमीटर और एंगस्ट्रॉम के बीच में गैप 10,000 के ऑर्डर का डिफरेंस है। वो ऐसे हो गया 1 किलोमीटर 10,000 किलोमीटर, 1 किलोमीटर 10,000 किलोमीटर, इतना गैप हो गया। तो ऐसे में डायपोल को हम जस्ट एक पॉइंट की तरह मानेंगे, डायपोल जस्ट हमारे लिए एक पॉइंट की तरह होगा, है ना। तो रियल डायपोल, शॉर्ट डायपोल जस्ट एक पॉइंट की तरह होंगे। तो डायपोल किसी पॉइंट पे रखा हुआ होगा, डायपोल की लोकेशन गिवन होगी, बोला अ डायपोल इज प्लेस्ड एट ओरिजिन, अ डायपोल इज प्लेस्ड एट ओरिजिन, तो डायपोल इज प्लेस्ड एट ओरिजिन। अब साथ में हमें डायपोल का ओरिएंटेशन गिवन होगा कि डायपोल रखा कैसे है। तो डायपोल रखा हुआ है सपोज एक्स एक्सिस के अलोंग अलाइन करके, तो ये डायपोल का ऐसे एरो बना हुआ होगा, डायपोल का ऐसे एरो बना हुआ होगा। तो ये तो हो गया। अब हमारे को इस पॉइंट पी पे वोल्टेज देखना है सपोज, तो पॉइंट पी की आर से, पॉइंट पी की डायपोल से जो दूरी है उसको अपन आर बोलेंगे, और ये वेक्टर हमारा आर वेक्टर हो जाएगा। डायपोल से पॉइंट पी की तरफ ये आर वेक्टर हो जाएगा। डायपोल मोमेंट का आर वेक्टर के साथ जितना एंगल है ये हमारा थीटा हो जाएगा। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम लोग बोलेंगे आर, थीटा। डायपोल के लिए आर, थीटा का मतलब क्या है कि डायपोल के पहले डायपोल मोमेंट से थीटा एंगल पे टर्न करना है। मान लीजिए जैसे मैं बोल रहा हूं 10 मीटर 60 डिग्री, 10 मीटर 60 डिग्री, तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन से 60 डिग्री टर्न करना है और फिर 10 मीटर आगे बढ़ना है, तो आपको पॉइंट मिलेगा 10,60। तो ऐसे आर, थीटा ये हमारा पॉइंट हो गया। तो दोस्तों डायपोल का वोल्टेज आएगा कैसे, -q का यहां वोल्टेज लिखोगे, +q का यहां वोल्टेज लिखोगे, मैथमेटिकली मैनिपुलेट करोगे, अप्रोक्सीमेशन लोगे, तो हमारा डायपोल का पोटेंशियल का फॉर्मूला आएगा kp cos θ अपॉन r²। ये हम लोग याद रखेंगे, डायपोल का वोल्टेज है kp cos θ अपॉन r², तो kp cos θ अपॉन r², ये डायपोल का वोल्टेज। जब मेरे को कोऑर्डिनेट्स में करना होगा, बोला अ डायपोल ऑफ मोमेंट दिस अलाइंड अलोंग x एक्सिस इज प्लेस्ड एट 3,4, फाइंड वोल्टेज एट 2,3, तो यहां मेरा kp cos θ अपॉन r² की जगह मैं ये फॉर्मूला कहां मिलूंगा, kp वेक्टर डॉट r कैप अपॉन r²। देखिए p वेक्टर, a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज ab cos θ, तो p वेक्टर डॉट r कैप p into 1 into cos θ, सो दैट इज p cos θ। इसको ऊपर नीचे r से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा k p वेक्टर डॉट r वेक्टर अपॉन r3। तो जहां मुझे वेक्टर्स में करना है, कोऑर्डिनेट्स में करना है, वहां मैं ये वाला फॉर्मूला कहां मिलूंगा, k p वेक्टर डॉट r वेक्टर अपॉन r3, और जहां पे मुझे p गिवन है, थीटा गिवन है, r गिवन है, वहां kp cos θ अपॉन r² कहां मिलूंगा। ठीक है, ये ध्यान रहे, ये फॉर्मूला तभी होल्ड करेगा जबकि शॉर्ट डायपोल है। बाय द वे हमें फिगर में -q + q गिवन है, -q + q गिवन है,
और पॉइंट भी गिवन है, और पॉइंट की दूरी माइनस क्यू प्लस क्यू के बीच में जितना गैप है उससे कंपेरेबल है, तो फिर हम ये वाला फॉर्मुला यूज नहीं ले पाएंगे केपी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। फिर माइनस क्यू का सेपरेटली वोल्टेज लिखेंगे, प्लस क्यू का सेपरेटली वोल्टेज लिखेंगे, और दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो हमारा नेट वोल्टेज आएगा। तो केपी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर या के पी वेक्टर डॉट आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब ये तभी होल्ड कर रहा है जबकि हमारा शॉर्ट डायपोल है। दोस्तों ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नीट 23 में इस पॉइंट पे बेस्ड एक क्वेश्चन भी आया था कि वहां पे डायपोल का अप्रोक्सीमेशन काम नहीं आ रहा था क्योंकि माइनस क्यू प्लस क्यू के बीच में गैप्स सिग्निफिकेंट था, आर से कंपेरेबल था, इसलिए तो ये पॉइंट अपने को ध्यान रखना है। तो फॉर्मुला आ रहा है केपी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। पॉइंट चार्ज का वोल्टेज 1/r के साथ वेरी करता है, डायपोल का वोल्टेज 1/r स्क्वायर के साथ वेरी कर रहा है, तो ये पॉइंट ध्यान रखना है, 1/r स्क्वायर के साथ वेरी कर रहा है ना। इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो थीटा बराबर 90 डिग्री, जो इक्वेटोरियल प्लेन है, इक्वेटोरियल प्लेन जो पी से 90 डिग्री के एंगल पे प्लेन है, ये जो इक्वेटोरियल प्लेन है, इक्वेटोरियल प्लेन में माइनस क्यू प्लस क्यू इक्वल दूरी पर है, इसलिए वहां पे वोल्टेज जीरो है, तो इक्वेटोरियल प्लेन में डायपोल का वोल्टेज जीरो होगा, है ना। तो ये डायपोल का वोल्टेज का फॉर्मूला अपने देख लिया, 1/r स्क्वायर के साथ वेरी कर रहा है। अब अपन आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पे। तो डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या है, ये पॉइंट पी है, यहां पे डायपोल रखा हुआ है, आपको सपोज यहां पे फील्ड निकालना है, इस पॉइंट पी पे फील्ड निकालना है, यहां डायपोल रखा हुआ है। तो डायपोल के फील्ड में जनरल पॉइंट पे देखेंगे आर कॉमा थीटा पे, तो डायपोल के फील्ड में दो पार्ट्स हैं, एक रेडियल पार्ट है विच इज ई आर, और एक थीटा के इंक्रीजिंग सेंस में ई थीटा पार्ट है, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो नेट फील्ड है, ये नेट फील्ड है। ओके, ये नेट फील्ड जो है ये रेडियल डायरेक्शन से अल्फा एंगल पे है। तो दोस्तों ये जो नेट फील्ड का फॉर्मूला है, वैसे मेंस के लिए रेलेवेंट कम है, एडवांस के लिए ज्यादा रेलेवेंट है, तो जिन बच्चों को थोड़ा लोड ज्यादा लग रहा हो वो इस फॉर्मूला को ड्रॉप भी कर सकते हैं, आर कॉमा थीटा वाले फॉर्मूला को ड्रॉप कर सकते हैं। अपन केवल रेडियल, अपन केवल एक्सियल और इक्वेटोरियल प्लेन वाला फील्ड देखेंगे, अपन इसको ड्रॉप कर सकते हैं। बट जिन लोगों की ऑलरेडी एडवांस की तैयारी ठीक चल रही है तो इस फॉर्मूला को जो ऑलरेडी याद है आपको, तो फिर इसको कंटिन्यू रखो, केपी अपॉन आर क्यूब अंडर रूट 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। तो यहां से हमें देखो ये मालूम पड़ रहा है कि डायपोल का फील्ड कभी भी जीरो नहीं हो सकता। डायपोल का मिनिमम किसी गिवन आर के लिए जो मिनिमम फील्ड होगा वो केपी अपॉन आर क्यूब होगा किसी गिवन आर के लिए, और जो मैक्सिमम फील्ड होगा वो 2 केपी अपॉन आर क्यूब होगा। डायपोल का फील्ड केपी अपॉन आर क्यूब से छोटा नहीं हो सकता गिवन आर पे, और 2 केपी अपॉन आर क्यूब से बड़ा नहीं हो सकता। केपी अपॉन आर क्यूब और 2 केपी अपॉन आर क्यूब के बीच वेरी करेगा, किसी भी पॉइंट पे अदर देन इंफिनिटी डायपोल का फील्ड जीरो नहीं होगा, ये हम लोग बोल रहे हैं। तो ये फॉर्मूला हो गया केपी अपॉन आर क्यूब अंडर रूट 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। और कितना एंगल पे फील्ड आ रहा है, जो अपन ने ये फिगर देखा था, तो रेडियल डायरेक्शन से अल्फा एंगल पर आ रहा है, तो tan अल्फा इज tan θ/2। ये दो चीजें अपने को ध्यान रखनी है। अब दोस्तों डायपोल के लिए दो स्पेशल लोकेशन है, एक डायपोल की जो एक्सिस है इस पे जो पॉइंट है, जैसे ये P1 पॉइंट है और ये P2 पॉइंट है, तो यहां थीटा 0 डिग्री है, यहां थीटा 180 डिग्री है। इनको बोलते हैं हम लोग एक्सियल पोजीशन या एंड ऑन पोजीशन, एक्सियल पोजीशन या एंड ऑन पोजीशन, ये हम लोग बोलते हैं थीटा 0 डिग्री 180 डिग्री को। और ये वाली जो पोजीशन है 90 डिग्री पे कोई पॉइंट है, ये वाली जो पोजीशन है इसको हम लोग बोलते हैं, ये थीटा बराबर 90 डिग्री, इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल और ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। ये नाम ध्यान रखना है। इक्वेटोरियल ज्यादा तो एक्सेल और इक्वेटोरियल काम आता है, बट एंड ऑन एंड ब्रॉड साइड ऑन ये भी बोलते हैं। तो 0 180 एक्सेल हो गया और 90 जो है वो इक्वेटोरियल हो गया। तो मेनली जेईई मेंस बिटसेट के लिए तो हमें एक्सेल और इक्वेटोरियल पे देखना है। तो एक्सेल और इक्वेटोरियल पे फील्ड देखेंगे, तो एक्सेल पे थीटा 0 डिग्री या 180 डिग्री है, तो फील्ड की वैल्यू होगी 2 केपी वेक्टर अपॉन आर क्यूब। 2 केपी वेक्टर अपॉन आर क्यूब अपन याद रखेंगे। तो जिधर पी वेक्टर राइट साइड में पॉइंट कर रहा है, तो एंटायर एक्स एक्सिस पे पी इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड में पॉइंट करेगा, जिधर पी वेक्टर है उसी तरफ पॉइंट करेगा। ठीक है दोस्तों, यहां पे एक बात समझना, जो डायपोल का अंदर का पार्ट है, माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच का पार्ट है, ये हमारे लिए एक्सेसिबल नहीं है। HCl मॉलिक्यूल के अंदर कभी नहीं जाएंगे हम, HCl मॉलिक्यूल के बाहर HCl मॉलिक्यूल का इफेक्ट देखेंगे। तो इसलिए जब हम लोग डायपोल की एक्सिस पे बात करते हैं तो माइनस क्यू प्लस क्यू के बीच के गैप को छोड़ देते हैं, प्लस क्यू के राइट साइड में थीटा 0 डिग्री या माइनस क्यू के लेफ्ट साइड में थीटा 180 डिग्री। तो इस पूरी लाइन पे एक्सेप्ट दिस रीजन जो हमारे लिए एक्सेसिबल ही नहीं है, फील्ड जो है यदि पी वेक्टर एक्स डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है तो फील्ड भी एक्स डायरेक्शन प्लस एक्स में, पी वेक्टर माइनस एक्स डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है तो फील्ड भी माइनस एक्स डायरेक्शन में। ओके, और फील्ड की वैल्यू कितनी है 2 केपी अपॉन आर क्यूब, और डायरेक्शन पी वेक्टर के लॉन्ग है, तो वेक्टोरियली हम लोग उसको लिखते हैं 2 केपी वेक्टर अपॉन आर क्यूब। वोल्टेज हमारा केपी cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर था, तो cos थीटा 1 हो गया, इसलिए केपी अपॉन आर स्क्वायर हो गया। इक्वेटोरियल पोजीशन पे देख रहे हैं, तो दोस्तों इक्वेटोरियल पोजीशन पे फील्ड पी वेक्टर के जस्ट ऑपोजिट होगा और वैल्यू माइनस केपी अपॉन आर क्यूब होगी। तो माइनस साइन शो कर रहा है कि जिधर पी की डायरेक्शन है उसके ऑपोजिट, और माइनस केपी वेक्टर अपॉन आर क्यूब। तो इक्वेटोरियल पे हमारा फील्ड है माइनस केपी अपॉन आर क्यूब और वोल्टेज 0 है, वो अपन ने देख ही लिया था। तो फील्ड डायपोल का फील्ड जो है पॉइंट चार्ज के फील्ड की कंपैरिजन में तेजी से डिक्रीज हो रहा है। पॉइंट चार्ज का फील्ड 1/r स्क्वायर के साथ वेरी कर रहा था, और जो डायपोल का फील्ड है 1/r क्यूब के साथ वेरी कर रहा है। तो पॉइंट चार्ज का फील्ड ज्यादा तेजी से, डायपोल का फील्ड ज्यादा तेजी से डिक्रीज हो रहा है, ये हम लोग बोल रहे हैं। और एक्सेल और इक्वेटोरियल में क्या रिलेशन है, देखिए एक्सेल पे फील्ड आ रहा है 2 केपी वेक्टर अपॉन आर क्यूब, और इक्वेटोरियल में फील्ड आ रहा है माइनस केपी वेक्टर अपॉन आर क्यूब, यानी कि एक्सेल का फील्ड इक्वेटोरियल का 2 टाइम्स है और डायरेक्शन में ऑपोजिट है। तो यहां से काफी क्वेश्चंस आते हैं, ये भी अपने को क्लैरिटी से आना चाहिए कि सेम सेपरेशन के लिए
सेम आर के लिए एक्सियल फील्ड जो होगा वो इक्वेटोरियल फील्ड का डबल होगा, और माइनस साइन इसलिए आ रहा है क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। तो ये हमारा काम का पॉइंट हो गया। सो डायपोल अपन ने डायपोल का फील्ड देख लिया, डायपोल का वोल्टेज देख लिया, और हम देख रहे हैं डायपोल का फील्ड कहीं पे भी जीरो नहीं होगा, और जो वोल्टेज है वो थीटा बराबर 90 डिग्री यानी कि इक्वेटोरियल प्लेन में जीरो होगा। नाउ अब है डायपोल को हम एक्सटर्नल फील्ड में रख रहे हैं। तो एक्सटर्नल फील्ड दो तरह के हो सकते हैं बच्चों, एक हो सकता है यूनिफॉर्म फील्ड और एक हो सकता है नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। तो पहले डायपोल को हम लोगों ने यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड में रखा है। तो यूनिफॉर्म फील्ड हर जगह मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम है। ऐसे में प्लस क्यू पे फोर्स लगेगा क्यू टाइम्स ई फील्ड की डायरेक्शन में, माइनस क्यू पे फोर्स लगेगा क्यू टाइम्स ई फील्ड के ऑपोजिट, तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। सो नेट फोर्स ऑन द डायपोल इन यूनिफॉर्म फील्ड इज जीरो। दैट मींस डायपोल का सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जीरो रहेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होता है नेट फोर्स अपॉन मास। तो डायपोल का सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जीरो रहेगा, यानी कि डायपोल का सेंटर ऑफ मास इनिशियली रेस्ट पर है तो रेस्ट पे बना रहेगा, सर्टेन वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है तो उतनी वेलोसिटी से ट्रैवल करता रहेगा। तो मान लीजिए आपने एक वाटर मॉलिक्यूल को यूनिफॉर्म फील्ड में फेंक दिया, तो वाटर मॉलिक्यूल कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता रहेगा, क्योंकि फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो है, तो वाटर मॉलिक्यूल के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। नाउ नेक्स्ट कम्स द टॉर्क। तो प्लस ये जो प्लस क्यू पे फोर्स लग रहा है क्यूई, माइनस क्यू पे फोर्स लग रहा है क्यूई, ये एक कपल जनरेट कर रहे हैं। कपल किसको बोलते हैं? ऐसी सिचुएशन जहां पे कि दो फोर्सेस सेम मैग्नीट्यूड के ऑपोजिट डायरेक्शन में डिफरेंट लाइंस के अलॉन्ग लगते हैं, तो उसको अपन कपल बोलते हैं। तो ये सिस्टम को रोटेट करेगा, इस तरह से ये रोटेट करेगा इस सिस्टम को, ये सिस्टम को ऐसे रोटेट करेगा, तो क्यूई इधर ऐसे रोटेट करेगा, तो ये कपल जनरेट कर रहा है। और तो डायपोल पे टॉर्क लगेगा, कितना लगेगा डिराइव करेंगे तो P क्रॉस E लगेगा, PE साइन थीटा एन कैप। तो डायपोल पे जो टॉर्क का फॉर्मूला है वेक्टोरियली है P क्रॉस E, जिसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा PE साइन थीटा। ओके, टॉर्क देखते ही अपने को फील हो जाएगा। देखिए P क्रॉस E, तो जैसे इस फिगर को देख रहे हैं तो क्यूई इधर ये वाला ऊपर वाला फोर्स ऐसे ला रहा है, नीचे वाला ऐसे ला रहा है, तो ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। तो P क्रॉस E, तो जैसे इस फिगर में देखें तो P वेक्टर इस तरफ है, E वेक्टर इस तरफ है, तो P क्रॉस E इधर आ रहा है। हम बोलेंगे सेंस क्लॉकवाइज है और डायरेक्शन इनवर्ड्स है। ऐसे टॉर्क का सेंस रहेगा कि टॉर्क क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, और टॉर्क की डायरेक्शन रहेगी कि टॉर्क इनवर्ड्स है या फिर आउटवर्ड्स है। ओके, तो टॉर्क की वैल्यू आ रही है P क्रॉस E PE साइन थीटा। तो हम देख रहे हैं थीटा 0 से 90 तक बढ़ेगा तो टॉर्क भी बढ़ेगा, और 90 से 180 टॉर्क थीटा जाएगा तो टॉर्क कम होगा। तो 90 डिग्री पे टॉर्क मैक्सिमम आएगा PE, और 0 डिग्री पे या 180 डिग्री पे टॉर्क जीरो आएगा, है ना। तो ये टॉर्क की एक्सप्रेशन देख रहे हैं। टॉर्क की टेंडेंसी क्या है? ये टॉर्क एक्चुअली देखिए ऐसे रोटेट कर रहा है और फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है, तो दिस टॉर्क हैज टेंडेंसी टू अलाइन द डायपोल पैरेलल टू द फील्ड। डायपोल को यदि हम किसी भी एंगल पे रखेंगे तो ये टॉर्क ऐसे लगेगा कि वो फील्ड के पैरेलल अलाइन कर दे, फील्ड के पैरेलल अलाइन कर दें, क्योंकि फील्ड के पैरेलल अलाइन करने पे टॉर्क जीरो आ रहा है, वो इक्विलिब्रियम स्टेट है इसलिए। सो वी से द टॉर्क ऑन द डायपोल हैज टेंडेंसी टू अलाइन द डायपोल पैरेलल टू द फील्ड। ओके, तो यदि हम डायपोल को फील्ड से किसी एंगल पे रिलीज करेंगे, मान लीजिए ये P वेक्टर है और फील्ड ये है, हमने थीटा नॉट एंगल से डायपोल को रिलीज किया है, इनिशियल एंगुलर स्पीड जीरो है, यहां से रिलीज किया है T बराबर जीरो पे, तो अब डायपोल पे टॉर्क लगेगा, और टॉर्क इसको डायपोल को फील्ड के पैरेलल अलाइन कर देगा। तो यहां से लेके यहां तक A से B में कंटिन्यूसली रोटेट करता हुआ ये यहां पर आया है, तो यहां पे स्पीड बढ़ गई, मैक्सिमम हो गई। तो इस पोजीशन को ओवरशूट करके अब डायपोल दूसरी तरफ जाएगा। जब डायपोल दूसरी तरफ जाएगा तो फील्ड तो इधर है, और डायपोल ओमेगा की वजह से इस तरफ जाएगा, तो अब स्पीड धीरे धीरे कम होने लगेगी, टॉर्क क्योंकि ऐसे आ रहा है तो स्पीड धीरे धीरे कम होने लगेगी, और थीटा नॉट पे जाके ये वापस से स्टॉप कर जाएगा, थीटा नॉट पे जाके वापस से स्टॉप कर जाएगा, और फिर से ऐसे करता रहेगा। तो हम बोलेंगे सब्सिक्वेंट मोशन कैसा होगा? ऑसिलेटरी होगा। यदि डायपोल को 0 डिग्री 180 डिग्री के अलावा किसी भी 0 डिग्री 180 डिग्री पे छोड़ेंगे तो देखिए नेट टॉर्क जीरो है, तो डायपोल वैसा का वैसा रहेगा। बट 0 डिग्री 180 डिग्री के अलावा किसी भी और एंगल से छोड़ेंगे तो ऐसे में सब्सिक्वेंटली टॉर्क लगेगा और वो डायपोल को ऑसिलेटरी मोशन कराएगा, तो डायपोल ऑसिलेट करता रहेगा, है ना। और यदि इनिशियल एंगल स्मॉल है, यदि थीटा नॉट स्मॉल है, थीटा नॉट स्मॉल है, इफ थीटा नॉट इज स्मॉल, स्मॉल एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट कर रहा है, देन मोशन इज SHM, और उस SHM का टाइम पीरियड होगा वो हम डायरेक्ट याद रखेंगे 2 पाई अंडर रूट I बाय PE, ये हम फॉर्मूला याद रखेंगे। यदि स्मॉल एंगल से टर्न करके थीटा बराबर 0 डिग्री से स्मॉल एंगल से टर्न करके डायपोल को छोड़ेंगे तो सब्सिक्वेंटली डायपोल सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, जिसका टाइम पीरियड होगा 2 पाई अंडर रूट I बाय PE, ऐसे हमारा टाइम पीरियड आएगा। टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा, वो आपने देख लिया, ये मैंने टाइम पीरियड का फॉर्मूला बता दिया। यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया है सेंटर ऑफ मास के अबाउट, यदि डायपोल कहीं हिंज नहीं है तो फिर सेंटर ऑफ मास के अबाउट ऑसिलेट करेगा, तो जो MI है वो हम सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिखेंगे। तो ये टॉर्क से रिलेटेड पॉइंट हुआ। अब आ जाते हैं अपन पोटेंशियल एनर्जी पे। देखिए डायपोल एक्सटर्नल फील्ड में रखा हुआ है, यानी कि माइनस क्यू और प्लस क्यू एक्सटर्नल फील्ड में रखे हुए हैं, तो माइनस क्यू की भी एक्सटर्नल फील्ड के साथ एनर्जी है, प्लस क्यू की भी एक्सटर्नल फील्ड के साथ एनर्जी है। ये जो टोटल एनर्जी है इसको बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल विद एक्सटर्नल फील्ड। दोस्तों ध्यान रहे, इस एनर्जी में हम माइनस क्यू प्लस क्यू की आपस की एनर्जी नहीं ले रहे हैं,
माइनस क्यू प्लस क्यू की आपस की एनर्जी ले रहे हैं, माइनस क्यू की एक्सटर्नल फील्ड के साथ में, प्लस क्यू की एक्सटर्नल फील्ड के साथ में, ये एनर्जी हम लोग ले रहे हैं। तो जब डिराइव करेंगे तो वो फॉर्मुला आएगा माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर विच इज माइनस पीई कॉस थीटा। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट फॉर्मुला है कि डाइपोल को एक्सटर्नल फील्ड में रख रहे हैं तो पोटेंशियल कितनी है, माइनस पीई कॉस थीटा है। तो हम देख रहे हैं थीटा बराबर 0 डिग्री पे पोटेंशियल जी मिनिमम है, जो पोटेंशियल जी है वो माइनस पी से प्लस पी के बीच में वेरी करेगी। तो 0 डिग्री पे पोटेंशियल जी मिनिमम है और 180 डिग्री पे पोटेंशियल जी मैक्सिमम है। तो ये हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा क्योंकि यहां पे पोटेंशियल जी मिनिमम है, और 180 डिग्री हमारा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, यहां पे पोटेंशियल जी मैक्सिमम है, या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। तो 0 डिग्री पे छोड़ोगे तो वहीं का वहीं रहेगा, 180 डिग्री पे छोड़ोगे वहीं का वहीं रहेगा, बट 0 180 के अलावा कहीं से भी छोड़ोगे तो वो 0 डिग्री की तरफ आएगा, ऑसिलेटरी करेगा, और स्मॉल एंगल के लिए वो मोशन सिंपल हार्मोनिक होगा। अब ये फॉर्मुला तो माइनस पी मैक्सिमम पी अपने देख लिया, ये फॉर्मुला कैसे काम आएगा, हमें बोला एक्सटर्नल फील्ड में डाइपोल 60 डिग्री पर रखा हुआ है, अब इसको 120 डिग्री पे ले जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, तो W एक्सटर्नल बराबर डेल्टा यू, तो यू फाइनल है माइनस पी कॉस थीटा 2 माइनस यू इनिशियल माइनस पी कॉस थीटा 1, सबट्रैक्ट करेंगे तो पी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। तो ये हमारा थीटा 1 से थीटा 2 तक ले जाने में W एक्सटर्नल कितना होगा, वहां से आ रहा है W एक्सटर्नल बराबर डेल्टा यू से। तो दोस्तों यूनिफॉर्म फील्ड में फोर्स 0 है, टॉर्क पी क्रॉस ई पी साइन थीटा है, टॉर्क की टेंडेंसी डाइपोल को फील्ड के अलाइन करने की है, 0 डिग्री पे टॉर्क 0, 180 पे 0, 0 से 90 तक बढ़ेगा, 90 से 180 पे कम होगा। 0 के अलावा किसी भी 0 180 के अलावा किसी भी एंगल से रिलीज करेंगे, ऑसिलेटरी मोशन होगा, स्मॉल एम्पलीट्यूड के लिए सिंपल हार्मोनिक मोशन, टाइम पीरियड 2 पाई इनटू आई बाय पी। पोटेंशियल जी माइनस पी डॉट ई माइनस पी कॉस थीटा, और थीटा 1 से थीटा 2 तक ले जाने में वर्क कितना होगा, पी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 होगा। 0 डिग्री स्टेबल इक्विलिब्रियम है, यदि वहां से डिफ्लेक्ट करके छोड़ोगे वापस 0 डिग्री की तरफ आएगा, 180 डिग्री अनस्टेबल है, वहां से डिफ्लेक्ट करके छोड़ोगे तो 180 पे नहीं आएगा, 0 डिग्री की तरफ आएगा। तो ये आपने देख लिया। अब जो लास्ट सेक्शन है इस सेक्शन का वो है डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। दोस्तों नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में पोटेंशियल जी का फॉर्मुला वही रहेगा, माइनस पी डॉट ई, जिस पॉइंट पे डाइपोल रखा हुआ है वहां पे फील्ड निकालिए और माइनस पी डॉट ई लगा दिए। टॉर्क का फॉर्मुला भी रहेगा, जिस पॉइंट पे डाइपोल रखा हुआ है वहां पे फील्ड देखिए नॉन यूनिफॉर्म और पी क्रॉस ही लगा दीजिए। बट जो फोर्स है वो एक्चुअली इस पर डिपेंड करेगा कि फील्ड का वेरिएशन कैसा है और डाइपोल कैसे रखा हुआ है। तो जनरल देखें तो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में यदि फोर्स निकालना है तो जनरल फंडा देखें तो प्लस क्यू की लोकेशन पे यदि फील्ड ई एट प्लस है तो प्लस क्यू पे इतना फोर्स लगेगा, माइनस क्यू की लोकेशन पे यदि फील्ड ई एट माइनस है तो माइनस क्यू पे माइनस क्यू टाइम्स ई एट माइनस इतना फोर्स लगेगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो नेट फोर्स आएगा। यदि नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में डाइपोल ऐसे रखा हुआ है कि प्लस क्यू और माइनस क्यू की लोकेशन पे सेम फील्ड ऑपरेट हो रहा है, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में डाइपोल ऐसे रखा हुआ है कि प्लस क्यू और माइनस क्यू की लोकेशन में सेम फील्ड ऑपरेट हो रहा है, तब तो डाइपोल पे फोर्स 0 रहेगा, और सेम फील्ड ऑपरेट नहीं हो रहा है तो डाइपोल पे फोर्स नॉन जीरो रहेगा। तो फोर्स ऑन डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म फील्ड मे और मे नॉट बी जीरो, दैट डिपेंड्स अपॉन द वेरिएशन ऑफ द फील्ड एंड द ओरिएंटेशन ऑफ द डाइपोल। जैसे मान लीजिए ये लॉन्ग वायर है, ये लॉन्ग वायर है और इस लॉन्ग वायर चार्ज्ड लॉन्ग वायर है और इसके फील्ड में डाइपोल को ऐसे रखा है आपने, वायर के पैरेलल रखा है, तो माइनस क्यू प्लस क्यू पे सेम फील्ड ऑपरेट हो रहा है, तो इस केस में फोर्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। बट यही डाइपोल को मान लीजिए आप ऐसे रख रहे हो, ये लॉन्ग वायर है और डाइपोल को आप ऐसे रख रहे हो, तो ऐसे केस में माइनस क्यू प्लस क्यू पे सेम फील्ड ऑपरेट नहीं हो रहा है, तो फिर इस केस में फोर्स नॉन जीरो रहेगा। एक स्पेशल केस है जहां पे कि हम फोर्स डायरेक्टली निकाल सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में, यदि डाइपोल फील्ड के अलोंग अलाइन करके रखा हुआ है, यदि डाइपोल फील्ड के अलोंग अलाइन करके रखा हुआ है तो ऐसे में फोर्स का मैग्नीट्यूड डायरेक्टली निकाल सकते हैं पी डी बाई डी एक्स। तो ये इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन रहेगी और मेन में क्वेश्चन आता है तो इसी केस से आएगा नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में, यदि फील्ड के अलोंग डाइपोल अलाइन करके रखा हुआ है तो फिर पी डी बाई डी एक्स ये फोर्स की वैल्यू रहेगी, मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन हम वहीं फिगर से देख लेंगे कि किस तरफ लग रहा है। तो अपन एग्जाम्पल देखते हैं। तो चैप्टर के लास्ट सेक्शन में हम लोग आ गए, कंडक्टर्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। दोस्तों कंडक्टर्स हम मटेरियल को ब्रॉडली दो कैटेगरी डिवाइड करते हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर। सेमीकंडक्टर का सेपरेट सेक्शन है जो कि आप सेमीकंडक्टर चैप्टर में पढ़ोगे, तो अभी अपन कंडक्टर इंसुलेटर की बात करें। तो कंडक्टर एंड इंसुलेटर, कंडक्टर और इंसुलेटर में बेसिक डिफरेंस क्या है, कंडक्टर्स हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स अबंडेंस में, फ्री इलेक्ट्रॉन जितने चाहिए उतने अवेलेबल है, और इंसुलेटर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नेग्लिजिबल है। तो बेस्ड अपॉन दिस यूनिक प्रॉपर्टी दैट कंडक्टर्स हैव इनफाइनाइट इनएग्जॉस्टिबल सप्लाई ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उसके बेसिस पे कंडक्टर्स की कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज हैं जिस पे बेस्ड क्वेश्चन भी बनते हैं, तो अपन एक एक करके उन प्रॉपर्टीज को देख रहे हैं, इंटरेस्टिंग सेक्शन है। तो कंडक्टर्स में मेटल्स आएंगी, है ना, तो कंडक्टर की जो पूरी थ्योरी है उसका बेस क्या है, अ कंडक्टर हैज इनएग्जॉस्टिबल सप्लाई ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इनएग्जॉस्टिबल मतलब अनलिमिटेड, जो कभी खत्म ही नहीं हो सकती। सो अ कंडक्टर हैज इनएग्जॉस्टिबल सप्लाई ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ऑलराइट। तो इस पे बेस जो पहला पॉइंट है, इन स्टैटिक्स मतलब कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया हुआ। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक, जब करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम जाते हैं तो वही कंडक्टिंग डिवाइसेज ही होती है, जो रेजिस्टर होता है वो कंडक्टर ही होता है, क्योंकि तभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो पाएगी। तो तो वहां पे हम कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, तभी फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, तभी करंट फ्लो करती है। तो वो डायनेमिक सिचुएशन है। अभी अपन बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। तो इन स्टैटिक्स विद इन द मीट ऑफ अ कंडक्टर, विद इन द मटेरियल ऑफ कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो। जब भी कंडक्टर की बात कर रहे हैं और स्टैटिक सिचुएशन है, स्टैटिक सिचुएशन मतलब कि कंडक्टर के अक्रॉस अपने कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया हुआ है, तो ऐसे केस में कंडक्टर की मीट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, कंडक्टर मीट मतलब मटेरियल फ्लैश, कंडक्टर के मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगा।
तो एनी परफेक्ट कंडक्टर वुड बी अ मटेरियल कंटेनिंग एन अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और पहला हम लोग ये बोल रहे हैं कि पहला पॉइंट यहां पे मिस हो रहा है, एक सेकंड मैं चेक कर लेता हूं। टू कंडक्टर्स, ओके। तो एनी चार्ज, पहला पॉइंट हमारा इन स्टैटिक्स इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं यहां पे लिख देता हूं इन स्टैटिक्स, मतलब अपन ने कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया हुआ है। इन स्टैटिक्स इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द मटेरियल ऑफ अ कंडक्टर इज जीरो। ये हमें लेके चलना है। इन स्टैटिक्स विद इन द मटेरियल ऑफ अ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। कैसे होगा? जैसे अपन बॉडी को एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे तो एक्सटर्नल फील्ड की वजह से कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उन पे फोर्स लगेगा, वो फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट होंगे, तो फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में इधर शिफ्ट होंगे। तो जब इधर से इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट होंगे तो इधर इलेक्ट्रॉन्स की स्कैर्सिटी आएगी, पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। हम बोलेंगे हमारा कंडक्टर पोलराइज हो गया है, इंड्यूस हो गया है चार्ज। तो एक तरफ माइनस चार्ज इंड्यूस होगा, एक तरफ प्लस। जितना स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा उतना ही ज्यादा चार्ज इंड्यूस होगा। ये जो माइनस और प्लस चार्ज है ये अपना फील्ड प्रोड्यूस करेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। ई इंड्यूस जो आ रहा है प्लस से माइनस की तरफ इस तरफ आ रहा है, एक्सटर्नल फील्ड अपन ने इस तरफ अप्लाई किया हुआ है। जब तक ये इंड्यूस फील्ड एक्सटर्नल फील्ड से छोटा रहेगा तब तक चार्जेस सेपरेट होते जाएंगे होते जाएंगे होते जाएंगे। अल्टीमेटली चार्ज सेपरेशन इतना हो जाएगा कि ये फील्ड बैलेंस हो जाएगा। अब फर्दर इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगना बंद हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स का फर्दर सेपरेशन खत्म हो जाएगा, हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम आ गया है। तो समझाने में समय लग रहा है बट ये स्पॉन्टेनियस होगा। जैसे कंडक्टर रखेंगे इंस्टेंटली कंडक्टर के अंदर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। तो इन स्टैटिक्स विद इन द मटेरियल ऑफ अ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। ये हमारा पहला पॉइंट है। इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे होगा? मान लीजिए जैसे ये एक मेटालिक क्यूब दे रखा है, एक मेटालिक क्यूब दे रखा है सॉलिड, और यहां पे क्यू चार्ज रखा हुआ है सेंटर से डी दूरी पे, सेंटर से डी दूरी पे क्यू चार्ज रखा हुआ है। बोला फाइंड, बोला इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ ड्यू टू चार्जेस इंड्यूस्ड ऑन द सरफेस ऑफ क्यूब। तो हमें मालूम है कि जो एक्सटर्नल फील्ड है ई इंड्यूस कितना होगा? ई एक्सटर्नल के ऑपोजिट होगा, इक्विलिब्रियम में नेट फील्ड जीरो होगा। तो ई एक्सटर्नल कितना है? के क्यू अपॉन डी स्क्वायर। तो के क्यू अपॉन डी स्क्वायर टूवर्ड्स राइट है ई एक्सटर्नल, तो ई इंड्यूस के क्यू अपॉन डी स्क्वायर टूवर्ड्स लेफ्ट हो जाएगा, अंदर नेट फील्ड जीरो होगा। तो ये हमारा पहला पॉइंट है कि इन स्टैटिक्स विद इन द मटेरियल ऑफ अ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। सेकंड पॉइंट हमारा है कि कंडक्टर की सरफेस पे जो भी फील्ड होगा, कंडक्टर की सरफेस पे जो भी फील्ड होगा वो सरफेस के नॉर्मली होगा। यदि कंडक्टर की सरफेस के नॉर्मल फील्ड नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करना स्टार्ट कर देंगे फिर से। तो ये अपने को ध्यान रखना है कि ये नेक्स्ट पॉइंट मैं यहां पे लिख रहा हूं, एक सेकंड देख लेते हैं यहां पर आ रहा है क्या। Yes. Second point, under static conditions, the electric field at all points on the surface of a conductor is normal to the surface. तो देखिए हर जगह ये 90 डिग्री का एंगल है, 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 हर जगह 90 डिग्री का एंगल है। तो इन दोनों पॉइंट्स के बेसिस पे हमारा एक सब पॉइंट आ रहा है कि कंडक्टर के मटेरियल के अंदर से कोई भी फील्ड लाइन पास नहीं करेंगी, और कंडक्टर के सरफेस पे जितनी भी फील्ड लाइंस हैं वो नॉर्मली ओरिजिनेट होंगी, नॉर्मली टर्मिनेट होंगी, 90 डिग्री के अलावा किसी और एंगल पे नहीं होगी। अदरवाइज हमारा सेकंड पॉइंट वायलेट हो जाएगा कि ऑन द सरफेस फील्ड इज नॉर्मल टू द सरफेस, है ना। तो ये देखिए फिगर देखिए, जैसे जितनी भी फील्ड लाइंस आ रही हैं वो कंडक्टर की सरफेस पे नॉर्मली आ रही हैं और नॉर्मली ओरिजिनेट हो रही हैं, अंदर से कोई फील्ड लाइन पास नहीं कर रही है क्योंकि अंदर फील्ड जीरो है। तो नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, कंडक्टर को जो भी चार्ज देंगे, कंडक्टर को जो भी चार्ज देंगे वो जो चार्ज है वो हमेशा कंडक्टर की सरफेस पर आ जाएगा। जैसे आपने कंडक्टिंग बॉडी ली और उसमें चार्ज का इंजेक्शन लगा दिया अंदर, तो कंडक्टर की बॉडी में जब चार्ज का इंजेक्शन लगाओगे तो सारा का सारा चार्ज कंडक्टर की सरफेस पर आ जाएगा, कंडक्टर के वॉल्यूम में कोई चार्ज स्टे नहीं करेगा। तो रो इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो। तो चाहे हम सॉलिड कंडक्टर बोले या हॉलो कंडक्टर बोले, दोनों में फील्ड के कॉन्टेक्स्ट में सेम होगा, जो भी चार्ज देंगे सरफेस पर ही आएगा, वॉल्यूम में कोई चार्ज नहीं होगा, है ना। तो ये हमने स्टार्टिंग में पॉइंट आ रहा है, एनी चार्ज इन आइसोलेटेड कंडक्टर रिसाइड्स ऑन इट्स सरफेस, नेट चार्ज इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो। दैट मींस रो फॉर अ कंडक्टर इज जीरो। तो सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर में कौन सा फॉर्मुला लगेगा दोस्तों? स्फेरिकल शेल वाला फॉर्मुला लगेगा, सॉलिड स्फीयर वाला फॉर्मुला नहीं लगेगा। ये तीसरा पॉइंट हो गया हमारा। चौथा पॉइंट अपन कर रहे हैं, जब कोई कंडक्टर है तो अ कंडक्टर इज एन इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम, अ कंडक्टर इज एन इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम, कंडक्टर इज एन इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम। देखिए इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं बोल रहा हूं, वॉल्यूम बोल रहा हूं। पूरी कंडक्टिंग बॉडी सेम कंडक्टिंग बॉडी सेम वोल्टेज पर होगी। क्या मतलब? क्योंकि कंडक्टर की सरफेस पे हर पॉइंट पे फील्ड नॉर्मल है तो कंडक्टर की वोल्टेज सरफेस पे तो वोल्टेज सेम होगा ही, क्योंकि फील्ड नॉर्मल है तो वोल्टेज सेम होगा। अब अंदर फील्ड जीरो है तो सरफेस से अंदर जाने पे वोल्टेज में कोई चेंज नहीं आएगा। तो द एंटायर कंडक्टर इज एट सेम वोल्टेज। तो कभी भी हम कंडक्टर के लिए नहीं बोलते कि इस पॉइंट पे वोल्टेज बताओ, उस पॉइंट पे वोल्टेज बताओ, बोलते हैं कंडक्टर का वोल्टेज कितना है, क्यों? क्योंकि पूरे कंडक्टर का वोल्टेज सेम है इसलिए। तो अ कंडक्टर इज एन इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम। ये हमारा फोर्थ पॉइंट हो गया। दोस्तों जब दो या दो से ज्यादा कंडक्टर्स को आपस में वायर से कनेक्ट करते हैं या आपस में टच करते हैं और वो एक सिंगल एंटिटी बन गई, एक सिंगल कंडक्टर बन गया, तो उनका वोल्टेज सेम हो जाना चाहिए। तो पॉजिटिव चार्ज हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज तक तब तक फ्लो करता रहेगा, नेगेटिव चार्ज लो से हाई पे तब तक फ्लो करता रहेगा जब तक कि वोल्टेज सेम नहीं हो जाए। तो whenever two or more conductors are connected by a conducting wire, their voltage becomes same due to redistribution of charges.
टोटल चार्ज कंजर्व रहेगा बट फाइनली वोल्टेज सेम हो जाएगा। तो यहां से जेईई मेंस में काफी प्रॉब्लम्स आती हैं कि दो कंडक्टिंग स्फीयर्स हैं, फार अपार्ट है, इनिशियल चार्जेस गिवन थे, फाइनल चार्ज निकालना है, फाइनल डेंसिटी निकालनी है, फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे निकालना है। उसके लिए हमें कॉन्सेप्ट यही काम में लेना है कि जैसे ही दोनों को टच करेंगे तो दोनों का वोल्टेज सेम हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ अ कंडक्टर एंड हैज द सेम वैल्यू ऑन इट्स सरफेस। तो अब देखिए इसमें व्हेन टू कंडक्टर्स व्हिच आर फार अपार्ट आर कनेक्टेड बाय कंडक्टिंग वायर, द पोटेंशियल बिकम्स इंस्टेंटली सेम ड्यू टू रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। तो कैसे होता है, मान लीजिए ये दो स्फीयर्स हैं, एक पे चार्ज Q1 है, एक पे Q2 है, ये फार अपार्ट है। फार अपार्ट इसलिए बोल रहे हैं ताकि हम KQ/R वाला फॉर्मूला काम में ले पाए, क्योंकि एक का वोल्टेज, एक का फील्ड दूसरे के डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट नहीं करे। यदि ये पास पास में होंगे, देखिए यहां पे अपन एक चीज देख लेते हैं। तो मान लीजिए ये दो कंडक्टिंग स्फीयर्स हैं, इन पे प्लस चार्ज है, ऐसे में रिपल्शन से ये चार्ज फारदेस्ट अपार्ट हो जाएगा। अब सारा चार्ज सेंटर में नहीं ले सकते हैं। यदि सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस d है तो एक्चुअली चार्जेस के बीच में जो इफेक्टिव गैप है वो d से बड़ा है। तो यहां जो दोनों स्फीयर्स के बीच में फोर्स होगा वो KQ1 Q2 अपॉन d स्क्वायर से लेस होगा। और ऐसे ही मान लीजिए एक स्फीयर पे पॉजिटिव चार्ज है और एक स्फीयर पे नेगेटिव चार्ज है। तो ऐसे में जब इनको पास में लाएंगे अट्रैक्शन से, ये प्लस और माइनस चार्ज एक दूसरे के पास आ जाएंगे। तो यदि सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस d है तो एक्चुअली इफेक्टिव डिस्टेंस जो है वो यहाँ पे d से छोटा है। तो इसलिए इस केस में दोनों के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा वो KQ1 Q2 अपॉन d स्क्वायर से बड़ा होगा। मान लीजिए यहाँ पे माइनस Q2 चार्ज है, यहाँ प्लस Q1 है, तो फोर्स KQ1 Q2 बाई d स्क्वायर से बड़ा होगा। तो यहाँ फार अपार्ट इसलिए कर रहे हैं ताकि एक दूसरे के डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट नहीं करे, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन रहे, हम वोल्टेज का फॉर्मुला KQ/R यूज में ले पाए। तो अब ये दो स्फीयर्स हैं, इनको वायर से कनेक्ट किया, कनेक्ट करते ही चार्ज फ्लो करेगा, नेगेटिव चार्ज लो से हाई वोल्टेज पे जाएगा तब तक जब तक कि दोनों का वोल्टेज सेम हो जाए, इक्विलिब्रियम में दोनों का वोल्टेज सेम होगा। तो नए चार्ज Q1 डैश और Q2 डैश है, तो KQ1 डैश अपॉन R1 हम लिख सकते हैं KQ1 डैश अपॉन R1 बराबर KQ2 डैश अपॉन R2, या सिग्मा के टर्म्स में। तो मैंने आपको बताया था सरफेस पे सिग्मा के टर्म्स में वोल्टेज होता है सिग्मा R अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये याद रखना है ना, ये काम की चीज है, सिग्मा R अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो डायरेक्टली नई डेंसिटी सिग्मा 1 डैश सिग्मा 2 डैश है, तो सिग्मा 1 डैश R1 बराबर सिग्मा 2 डैश R2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से डायरेक्टली सिग्मा 1 सिग्मा 2 का रेशियो आ जाएगा। ओके, और सेकंड इक्वेशन है हमारे पास में कि Q1 डैश प्लस Q2 डैश बराबर Q1 प्लस Q2। तो इधर से Q1 डैश और Q2 डैश का रेशियो आ रहा है R1 अपॉन R2। तो टोटल चार्ज को हमें R1:R2 रेशियो में डिवाइड करना है। तो फर्स्ट वाला चार्ज कितना हो जाएगा, R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू टोटल चार्ज, और ऐसे सेकंड वाला चार्ज हो जाएगा R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू टोटल चार्ज। ऐसा हमारा टोटल चार्ज आ जाएगा, है तो इंडिविजुअल चार्ज आ जाएगा। तो ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से काफी क्वेश्चन आते हैं। इधर अपन ने फॉर्मूला लिख के दिया है, देखिए Q1 डैश अपॉन Q2 डैश R1 अपॉन R2 हो गया, एंड Q1 डैश प्लस Q2 डैश Q1 प्लस Q2 है, तो यहाँ से Q1 डैश की वैल्यू आ गई, Q2 डैश की वैल्यू आ गई। इस प्रोसेस में एनर्जी लूज होती है, फाइनल एनर्जी इनिशियल एनर्जी से कम हो जाती है। तो ये चौथा पॉइंट था जिसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट कि दो या दो से ज्यादा कंडक्टर्स को आपस में कनेक्ट करेंगे तो उनका वोल्टेज सेम हो जाएगा ड्यू टू रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। अपन बात कर रहे हैं कंडक्टर की सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन होता है, ये अपन याद रखेंगे। इररिस्पेक्टिव ऑफ द शेप ऑफ द कंडक्टर, कैसा भी शेप हो, यदि किसी पॉइंट पे डेंसिटी सिग्मा है, अलग अलग पॉइंट्स पे डेंसिटी अलग अलग हो सकती है, किसी पॉइंट पे डेंसिटी सिग्मा है तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन होगा। यदि चार्ज पॉजिटिव है तो बाहर की तरफ, चार्ज नेगेटिव है तो अंदर की तरफ। तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे कि कंडक्टर की सरफेस पे फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है, यदि किसी कंडक्टर को चार्ज देंगे तो हमने फोर्थ पॉइंट में पढ़ा कि थर्ड पॉइंट में पढ़ा कि सारा चार्ज सरफेस पर आ जाएगा, बट वो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, कहां चार्ज ज्यादा होगा कहां चार्ज कम होगा। तो उसके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, जितना शार्प एज होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर जितनी कम होगी किसी पोर्शन की, वहां डेंसिटी उतनी ज्यादा होगी, और जहां रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा होगी वहां डेंसिटी कम होगी। तो कंडक्टर की सरफेस का जो पार्ट जितना ज्यादा फ्लैट है वहां सरफेस चार्ज डेंसिटी उतनी कम होगी, जो जितना ज्यादा कर्व्ड है, शार्प है, वहां सरफेस चार्ज डेंसिटी उतनी ज्यादा होगी। एक आइसोलेटेड कंडक्टर के लिए हम लोग बोलते हैं सिग्मा आर बराबर कांस्टेंट, आइसोलेटेड कंडक्टर के लिए। तो शार्प एज पे डेंसिटी ज्यादा होती है और फ्लैट सरफेस पे डेंसिटी कम होती है। ये हमें डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा है कि कंडक्टर की सरफेस पे चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। फिर अब हम बात कर रहे हैं कैविटी की, है ना। तो कंडक्टर में द इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन अ चार्ज फ्री कैविटी, देखिए जैसे ये हमारे पास एक कंडक्टर है, ये इसका मटेरियल पार्ट है और ये कैविटी है। तो कंडक्टर को जो भी चार्ज देंगे, इंजेक्शन लगाएंगे चार्ज का, वो सारा का सारा चार्ज सरफेस पर आ जाएगा, अंदर वॉल्यूम में कोई चार्ज नहीं होगा। और कंडक्टर पे जो भी चार्ज देंगे वो अपने आप ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होगा कि मटेरियल के अंदर और कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहे। तो बाहर कितना भी चार्ज प्रेजेंट हो, कंडक्टर की सरफेस पे कितना भी चार्ज हो, कैविटी के अंदर यदि कोई चार्ज नहीं है, कैविटी मतलब हॉलो स्पेस, कैविटी के अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन अ चार्ज फ्री कैविटी इज ऑलवेज जीरो। कंडक्टर के बाहर कितना भी चार्ज प्रेजेंट हो, कंडक्टर को आप कितना भी चार्ज दे दो, बाहर वालों की वजह से कंडक्टर के मटेरियल के अंदर या हॉलो कैविटी के अंदर, कैविटी एम्प्टी कैविटी के अंदर जिसमें कोई चार्ज नहीं है, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगा।
तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोस्तों। यदि हमें किसी सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट को स्ट्रे इलेक्ट्रिक फील्ड से, अनडिजायर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रोटेक्ट करना है, तो हम क्या करें, उसको कैविटी के अंदर इंक्लोज कर दें, एक कंडक्टिंग बॉक्स के अंदर इंक्लोज कर दें। तो कंडक्टिंग बॉक्स के अंदर इंक्लोज करने पर बाहर का फील्ड इस रीजन को अफेक्ट नहीं कर पाएगा, तो हमारा इंस्ट्रूमेंट प्रोटेक्टेड रहेगा। दोस्तों जब लाइटनिंग हो रही होती है, मान लीजिए हम कहीं पे हिल स्टेशन पे हैं, किसी सुसाइड पॉइंट पे हम फोटोग्राफी ले रहे हैं, हर हिल स्टेशन पे कोई ना कोई सुसाइड पॉइंट होता ही है, और यूजुअली गाइड लोग दिखाने में लेके जाते हैं टूरिस्ट को। तो हम कहीं पे मान लीजिए इस तरह फोटोग्राफी कर रहे हैं और ऑल ऑफ अ सडन लाइटनिंग होने लगी, ऑल ऑफ अ सडन बारिश हो रही है, या आपको दिख रहा है कि बारिश का मौसम हो रहा है, लाइटनिंग हो रही है। तो ऐसे में आपको इमीडिएटली अपने आप को अपनी कार के अंदर या जो भी आपका फोर व्हीलर है उसके अंदर आपको इंक्लोज कर लेना चाहिए। यदि आप खुले में रहेंगे तो लाइटनिंग आपके ऊपर फॉल कर सकती है और आपकी डेथ हो, किसी की भी डेथ हो सकती है ना, आपकी नहीं, किसी की भी डेथ हो सकती है। तो इसलिए ये इंश्योर करना है कि हम खुले स्पेस में रहें जब लाइटनिंग फॉल कर रही है। तो ऑलराइट, हम कंडक्टर के अंदर हैं तो ऐसे केस में आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड से हम प्रोटेक्टेड हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो कोई भी चार्ज फ्री कैविटी है तो उसके अंदर आउटसाइड चार्जेस का, आउटसाइड फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं होगा। चार्ज फ्री कैविटी में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगा। ये पॉइंट हम लर्न करके चलेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होती है वो भी हम ध्यान रखेंगे। नाउ कैविटी विथ चार्ज, नेक्स्ट पॉइंट है कैविटी विथ चार्ज। तो हमारे पास ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है नेक्स्ट वाले में, मान लीजिए ये कंडक्टर है हमारे पास में, ये इसका मटेरियल पार्ट है, और कैविटी के अंदर अपन ने क्यू चार्ज रखा है। तो जब कैविटी के अंदर क्यू चार्ज रखा है तो दोस्तों इस मटेरियल के अंदर, मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। तो मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो ऐसे केस में यहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो ऐसे केस में यहां पे हर हालत में माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस होगा, माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस होगा। यदि यहां पे कैविटी के अंदर क्यू चार्ज है तो कैविटी की वॉल पे, अंदर वाले वॉल पे माइनस क्यू इंड्यूस होगा, ताकि मटेरियल के अंदर नेट चार्ज जीरो हो जाए। जब भी कंडक्टर का मटेरियल होगा तो मटेरियल के अंदर अंदर यदि अपन कोई गॉसियन सरफेस लेंगे तो उसके अंदर एनक्लोज चार्ज हमेशा जीरो होना चाहिए। तो कैविटी में क्यू रखेंगे तो कैविटी की जो इनसाइड वॉल है वहां पे हर हालत में माइनस क्यू इंड्यूस होगा। इसको एक फैक्ट की तरह लेके चलो, इसको गॉस थ्योरम से प्रूव भी कर सकते हैं, बट टाइम की लिमिटेशन की वजह से अपन डायरेक्ट कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। यदि यहां पे चार्ज क्यू है तो कैविटी की वॉल पे हर हालत में माइनस क्यू इंड्यूस होगा, ये अपन मान के चले। अब कंडक्टर एज अ होल न्यूट्रल है, तो यदि यहां माइनस क्यू इंड्यूस हुआ तो यहां प्लस क्यू इंड्यूस होगा। तो अंदर माइनस क्यू इंड्यूस हो रहा है, बाहर प्लस क्यू इंड्यूस हो रहा है, कंडक्टर पे टोटल चार्ज जीरो है। ऑलराइट, तो यानी कि कैविटी में जो भी चार्ज रखेंगे इफेक्टिवली वो बाहर आ जाएगा। ये अपने को देखना है। देखो जो माइनस क्यू का डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको आप पॉज करके आराम से नोट कर लेना। जो माइनस क्यू का डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस पे डिपेंडेंट होगा, ये कैविटी के वॉल का शेप कैसा है, प्लस ये क्यू कहां रखा हुआ है। क्यू के पास वाले रीजन में माइनस क्यू ज्यादा आएगा, माइनस चार्ज ज्यादा आएगा, क्यू से दूर वाले रीजन में कम आएगा चार्ज। क्यू से जितनी भी फील्ड लाइंस निकल रही हैं वो सारी की सारी माइनस क्यू पे टर्मिनेट हो जाएंगी, मेटल को क्रॉस करके बाहर कोई फील्ड नहीं जाएगी। तो क्यू और माइनस क्यू का जो भी फील्ड है वो केवल इस कैविटी के अंदर तक कन्फाइंड है, कैविटी के बाहर इनका कोई फील्ड नहीं है। इस रीजन में जो भी फील्ड होगा वो केवल इस प्लस क्यू का होगा। और जो आउटसाइड चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो केवल आउटर सरफेस पे डिपेंडेंट है, या बाहर कोई चार्जेस प्रेजेंट है उस पर डिपेंडेंट है। ये कैपिटल क्यू कैविटी में कहां रखा हुआ है उस पर डिपेंडेंट नहीं है। यदि मैं इस कैपिटल क्यू को शिफ्ट करके मैं यहां ले जाऊं तो माइनस क्यू का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाएगा, बट आउटर सरफेस पे जो प्लस क्यू लग रहा है उसका डिस्ट्रीब्यूशन एज इट इज रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। और जो आउटसाइड पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो केवल इस प्लस क्यू का है। इन दोनों का फील्ड केवल अंदर तक कन्फाइंड है, बाहर फील्ड नहीं आएगा। ऐसे मान लीजिए जैसे इसको अपन ने Q2 का इंजेक्शन लगाया कंडक्टर को और यहां Q1 रखा है, तो ऐसे केस में यहां पे Q1 है तो हमने देखा हमेशा मटेरियल के अंदर नेट चार्ज इनक्लोज जीरो होगा, तो यहां Q1 है तो कैविटी के वॉल पे माइनस Q1 इंड्यूस होगा। अब कंडक्टर पे टोटल चार्ज Q2 होना चाहिए, तो इधर माइनस Q1 है तो बाहर Q1 प्लस Q2 हो जाएगा ताकि टोटल चार्ज Q2 हो जाए। ये जो माइनस Q1 का डिस्ट्रीब्यूशन है ये इस Q1 की लोकेशन पे कैविटी की वॉल के शेप पे डिपेंडेंट है, बट जो बाहर Q1 प्लस Q2 आ रहा है उसका डिस्ट्रीब्यूशन इस कैविटी की शेप पे या Q1 की लोकेशन डिपेंडेंट नहीं है, ये आउटर सरफेस के शेप पे डिपेंडेंट होगा। और जो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो केवल इस Q1 प्लस Q2 की वजह से होगा, इन दोनों की वजह से नहीं होगा। इसको इधर उधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस Q1 का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होगा, ये डिस्ट्रीब्यूशन चेंज नहीं होगा, ये डिस्ट्रीब्यूशन चेंज नहीं होगा, तो बाहर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी चेंज नहीं होगा। तो ये हमारा कैविटी विथ चार्ज हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर है कि कंडक्टर की सरफेस पे जब हम चार्ज दें, कंडक्टर को जब चार्ज देते हैं तो हमने पढ़ा वो चार्ज सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब हर पॉइंट पे रिमेनिंग कंडक्टर की वजह से फील्ड से फोर्स लगता है और वो फोर्स ऐसे हर पॉइंट पे सरफेस के नॉर्मल बाहर की तरफ लगता है। टाइम की लिमिटेशन की वजह से मैं डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं, मैं फैक्चुअल पढ़ा रहा हूं। तो सरफेस के नॉर्मल लगता है ऐसे हर पॉइंट पे, हर छोटे छोटे एलिमेंट पे जो फोर्स लगेगा वो सरफेस के नॉर्मल लगेगा। इस फोर्स से प्रेशर जनरेट होता है और वो जो प्रेशर होता है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन। तो हमें ध्यान रखना है कि कंडक्टर की सरफेस पे हर छोटा छोटा एलिमेंट नेट फोर्स बाहर की तरफ एक्सपीरियंस करता है, चाहे चार्ज पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कुछ भी हो, हर पॉइंट पे फोर्स बाहर की तरफ एक्सपीरियंस करता है, उससे प्रेशर जनरेट होता है आउटवर्ड, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, जिसकी वैल्यू है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन। ये हमें लर्न करना है। अर्थिंग अ कंडक्टर, यदि एक कंडक्टर को, अर्थ इज अ मैसिव कंडक्टर और अर्थ का वोल्टेज हम जीरो लेते हैं बिकॉज ऑफ इट्स मैसिव साइज, AQ बाय कैपिटल आर, और कैपिटल आर इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो इस वजह से हम अर्थ का वोल्टेज जीरो लेते हैं। तो जब किसी कंडक्टर को अर्थ से कनेक्ट करेंगे तो दोनों का वोल्टेज सेम हो जाएगा, बट अर्थ इज अ ह्यूज कंडक्टर,
इसके वोल्टेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो जीरो ही रहेगा। तो यानी कि कंडक्टर को कनेक्ट करने पे कंडक्टर का खुद का वोल्टेज भी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जब भी किसी कंडक्टर को अर्थ से कनेक्ट करेंगे, हम बोलते हैं अर्थिंग कर रहे हैं, और अर्थिंग में कंडक्टर का वोल्टेज जीरो हो जाएगा। तो एक सिंगल कंडक्टर है, मान लीजिए एक सिंगल कंडक्टर है, इस पर क्यू चार्ज है, ये अर्थिंग का सिंबल है ऐसे, और ये स्विच ओपन है। तो जैसे स्विच अपन क्लोज करेंगे, अपन ने क्लोज कर दिया, तो ये क्यू चार्ज यहाँ पे खत्म हो गया। ये जो क्यू है ये अर्थ में चले गया। यदि पॉजिटिव चार्ज है तो अर्थ में कैसे गया, यहाँ से उतने इलेक्ट्रॉन्स इधर आए और उस क्यू को नलीफाई कर दिया, तो चार्ज जीरो हो गया। तो एक सिंगल कंडक्टर को अर्थ से कनेक्ट करेंगे तो कंडक्टर न्यूट्रल बन जाएगा, कंडक्टर का सारा चार्ज अर्थ में चला जाएगा। ठीक है ना, तो ये अपन देख रहे हैं। अब यहाँ पे देखो एक और चीज देख लेते हैं अपन। ये स्टैंडर्ड प्रॉब्लम रहेगी कि भाई जैसे ऐसे ये स्फेरिकल शेल है, ये एक सॉलिड कंडक्टर है, और अपने इनर स्फीयर को ऐसे अर्थ किया हुआ है। वापस बनाता हूँ फिगर। तो ये हमारे पास एक सॉलिड थिक कंडक्टिंग स्फीयर है, और यहां पे अपन ने इसको चार्ज Q1 नहीं, सॉरी, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर नहीं, टू कंडक्टिंग शेल्स हैं। ये एक शेल है और ये दूसरी शेल है। इसको अपन ने चार्ज Q1 दिया है, इसको चार्ज Q2 दिया है। तो पहले हमें ये पॉइंट, ये एक जनरल रिजल्ट है जो हम याद रखेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू कंडक्टर्स where smaller conductor is completely inside the larger conductor। कैसी सिचुएशन है कि स्मॉलर कंडक्टर पूरा लार्जर कंडक्टर के अंदर है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू कंडक्टर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज ऑन आउटर कंडक्टर। केवल वो इनर कंडक्टर के चार्ज पे डिपेंडेंट होगा, आउटर कंडक्टर के चार्ज पे डिपेंडेंट नहीं होगा। दोनों कंडक्टर्स के बीच में पोटेंशियल, जैसे यहां पे देखें तो मान लीजिए ये रेडियस ए है और ये रेडियस बी है, तो वी इनर पे कितना होगा, वी एट 1 ड्यू टू 1 प्लस वी एट 1 ड्यू टू 2। वी एट 1 ड्यू टू 1 खुद पर खुद की वजह से के क्यू 1 बाई, खुद पर बाहर वाले की वजह से बाहर वाला अंदर उतना ही प्रोड्यूस करेगा जितना कि खुद की सरफेस पर होगा, तो हो जाएगा के क्यू 2 बाई बी। वी टू वी एट 2 ड्यू टू 1 प्लस वी एट 2 ड्यू टू 2, वी एट 2 ड्यू टू 1, 2 पर 1 की वजह से के क्यू 1 बाई बी, क्योंकि पॉइंट बाहर आ रहा है, 2 पर 2 की वजह से के क्यू 2 बाई बी, डिफरेंस ले रहे हैं v1 माइनस v2। तो देखो q2 कैंसिल हो रहा है, के क्यू 1 1 बाई ए माइनस 1 बाई बी आ रहा है। तो जब ऐसे दो कंडक्टर्स हैं जिसमें छोटा कंडक्टर बड़े वाले के अंदर है, तो ऐसे में हमेशा जो दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है वो केवल इनर कंडक्टर के चार्ज पर डिपेंडेंट है, आउटर कंडक्टर के चार्ज पर डिपेंडेंट नहीं। कंडक्टर का शेप कैसा भी हो, और इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर देंगे तो अंदर वाला सारा चार्ज बाहर आ जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जीरो जाना चाहिए कनेक्ट करने पे, और पोटेंशियल डिफरेंस इनर चार्ज पे डिपेंडेंट आ रहा है। तो यदि पोटेंशियल डिफरेंस जीरो करना है तो इनर चार्ज सारा जीरो जाना चाहिए, यानी कि वो कहां जाएगा, आउटर चार्ज कंडक्टर पे। तो जब भी एक स्मॉलर कंडक्टर बड़े कंडक्टर के अंदर इंक्लोज्ड है तो पोटेंशियल डिफरेंस केवल इनर कंडक्टर के चार्ज पे डिपेंडेंट है, और यदि हम इनर कंडक्टर और आउटर कंडक्टर को कनेक्ट कर देंगे तो इनर वाला सारा चार्ज आउटर कंडक्टर पे आ जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम लोग ध्यान रखेंगे। ऐसे ही देखिए एक स्टैंडर्ड कैटेगरी ऐसी है कि हमारे पास ये टू शेल्स हैं, इसको अपन ने Q1 चार्ज दिया है, इसको Q2 चार्ज दिया है, और अब अंदर वाले को अर्थ कर रहे हैं, तो हमें नया चार्ज बताना है ना। तो जब भी अर्थिंग करते हैं, देखो सिंगल कंडक्टर है तो अर्थ करने पे उसका सारा चार्ज चले जाएगा, बट मल्टीपल स्फीयर्स हैं और किसी स्फीयर को अर्थ कर रहे हैं, तो जिसको अर्थ कर रहे हैं उस पर नया चार्ज मान लेना है x, क्योंकि वो अर्थ से कनेक्ट हो गया है। उस कंडक्टर में वोल्टेज लिखना है और उसको जीरो के बराबर करना है। तो जैसे अपन ने स्विच क्लोज कर दिया, तो स्विच क्लोज करने पे यहां नया चार्ज x ले लिया, ये Q2 ही रहेगा। अब V8 1 लिखो, अंदर वाले पे लिखो, तो खुद की वजह से के एक्स बाई ए, बाहर वाले की वजह से के Q2 बाई बी, जितना बाहर वाले का खुद की सरफेस पे होगा उतना ही अंदर होगा, और इसको जीरो के बराबर कर देना है। तो यहां से x की वैल्यू आ रही है माइनस ए बाई बी इंटू Q2। इतना चार्ज अंदर वाले स्फीयर पे आ जाएगा। तो पहले चार्ज था Q1, अब चार्ज है इतना, तो अर्थ से कितना चार्ज आया, तो फाइनल माइनस इनिशियल से अर्थ से कितना चार्ज आया वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है